मसूद अजहर ने शुरू से कह दिया कि भाई हिंदुस्तान को तब दर्द होगा जब आप मुंबई, दिल्ली, अयोध्या, लाहौर वहाँ पर आप अटैक करेंगे। लेकिन आप देखें जब टेररिस्ट अटैक्स की बात आती है तो भारत के लिए सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद साबित हुआ। Give birth for jihad and earn money only for jihad till the cruelty of America and India ends. पाकिस्तान में और वहाँ पर लोगों के लिए इनकी वही छवि है जो आपके लिए श्री श्री रविशंकर की, बाबा रामदेव की, या सदगुरु जग्गी वासुदेव की है, या राम भद्राचार्य जी की है। फिर ऐसे मिलिटेंट्स भी हैं जो ओमार शेख सईद जो था, जिसको मसूद के साथ छोड़ा गया, वो तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता था। फीमेल्स का भी इस्तेमाल करते थे। जो मुजाहिद अगर लड़ने जा रहा है, कोई गाजी बन के आ रहा है, तो उसकी आप अगर जो है ये संभोग सेवा करते हैं तो आपको जो उसका स्वभाव मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा आपको। अपने परिवार के लोगों को भी मारने में कोई मतलब हिचक नहीं है। इसलिए हम जैश को फैमिली एंटरप्राइज कहते हैं और लश्कर को कॉर्पोरेट कहते हैं। जैश ए मोहम्मद का जो सबसे इम्पोर्टेंट की प्लेयर है मसूद अजहर, उसकी गिरफ्तारी और फिर उसका छोड़ा जाना। यूके में अब कहते हैं लोग कि ही वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग जिहाद टू यूके। हवाई जहाज के अंदर भी आगे बैठे थे आई थिंक जसवंत सिंह जी, और ये पीछे बैठा, बड़ी इसने गालियां दी। पाकिस्तान में जितने भी टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसमें तो मुसलमान भी मारा जा रहा है। परवेज मुशर्रफ ने यू टर्न किया था और अमेरिका को सपोर्ट किया था। तब से मोदी गवर्नमेंट के बाद क्या ये ग्रुप्स जो हैं टेररिस्ट ग्रुप, ये क्या ज़्यादा मतलब क्रिटिकल हो गए हैं? ये लड़कियों को सुसाइड बॉम्बर बनाने के ऊपर जैश बहुत इस कायदे से इस पर काम कर रहा है। लश्कर आईएसआई का एक खास पाला हुआ पिट्ठू है। सिर्फ एक आदमी को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान ने IC-814 को हाईजैक करवाया। IC-814 की जब हाईजैकिंग हुई तब भी इंटेलिजेंस फेलियर था। जब 26/11 मुंबई हुआ तब भी इंटेलिजेंस फेलियर था। अपने बच्चों को फौलाद बनाओ, ऐसी बातें वो करता है ना, वो ऐसी स्पीचेस होती हैं कि उसके जलसे होते थे वहाँ पर POK में, आपका जो है कराची के अंदर, और उन जलसों में लाखों की भीड़ उमड़ती थी और वहीं पर लोग पैसा देते थे और वहीं पर लोग मिलिटेंसी के लिए रिक्रूट करते थे। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आज हमारे शो जिस ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और उन पर आने से पहले एक ख़ास किताब मेरे हाथों में मौजूद है, जैश ए मोहम्मद, इनसाइड द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ जैश ए मोहम्मद बाई डॉक्टर अभिनव पांड्या। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव पांड्या मौजूद हैं और हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कश्मीर में जो ज़माने से एक टेरर का माहौल बना हुआ है, जिस पर तमाम बातें की जाती हैं, उसमें कौन कौन से की प्लेयर्स हैं और ख़ास तौर से जैश ए मोहम्मद उसमें किस तरह से इन्वॉल्व है। मसूद अजहर, जिसकी अभी IC-814 नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आने के बाद तमाम बातें हुई, कांधार हाईजैक की बात हुई, जैश ए मोहम्मद की बात हुई, आखिर ये सब क्या था, इसकी क्या कहानी थी, कहाँ से पैसा आता है इस टेरर फंडिंग के लिए, इस टेरर के लिए कहाँ से पैसा आता है, पुलवामा अटैक और तमाम ऐसी बातें हम करेंगे। और डॉक्टर अभिनव पांड्या का अगर परिचय मैं कहूँ तो ये एडवाइज़र भी रहे हैं सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, और उस खास समय पर जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ या पुलवामा अटैक हुआ, इन सब के दरमियान डॉक्टर अभिनव पांड्या वहाँ मौजूद थे कश्मीर में। और ख़ास हो जाती है ये किताब इसलिए क्योंकि इसमें न केवल रॉ और इंटेलिजेंस और तमाम इस तरीके के जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी बातें हैं, बल्कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद है, उसके भी फॉर्मर मेंबर्स और एक्टिव मेंबर्स की भी आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं और उनसे भी बातचीत की है। तो ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है उन सब का। आपने जैश ए मोहम्मद पर किताब लिखने की क्यों सोची? क्योंकि ज़माने से इस पे बात होती रहती है, ये एक कीवर्ड है मीडिया के लिए भी, तो इस पर पूरी किताब लिखने का थॉट कहाँ से आया? ये विषय एक बहुत ही जटिल और बहुत महत्वपूर्ण विषय है वर्तमान में, और अभी हाल ही में भारत के साथ जो सुरक्षा चुनौतियां हम देख रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जी। अब बात जैश ए मोहम्मद पर किताब लिखने की, तो हुआ ये कि मेरी कश्मीर के साथ जो मेरा एक राब्ता जो शुरू हुआ, वो मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ। मैं विवेकानंद फाउंडेशन के लिए रेडिकलाइजेशन पर एक मोनोग्राफ पर काम कर रहा था। ओके। और उस पर काम करते हुए मेरी फील्ड स्टडी कश्मीर की थी, और कश्मीर में हम जब फील्ड स्टडी करके आए तो उसके बाद मैंने अपनी ब्रीफिंग PMO और होम मिनिस्ट्री के अंदर कुछ सीनियर ऑफिसर्स को दी। उसके बाद मेरी एक और ब्रीफिंग जो तत्कालीन गवर्नर बना के भेजे गए थे वहाँ पर, सत्यपाल मलिक साहब, उनको एक ब्रीफिंग दी गई जी। उसके बाद कुछ सिलसिला ऐसा रहा कि आई वॉज रिक्वेस्टेड टू असिस्ट हिम
as advisor in an informal capacity. Okay. Not someone who is formally appointed, but someone जो like who researches, जो कि एक ज़मीन पर काम करता है और पूरा एक कहते हैं ना व्यापक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को समझता है और फिर सरकार को, गवर्नर साहब को एडवाइस करे, उस तरह का मुझे एक मौका मिला. बिकॉज योर इनपुट्स वर इम्पोर्टेंट. यस. मतलब देखिए होता क्या है कि हमारे सिस्टम में जनरली कश्मीर जैसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर जो भी असेसमेंट एनालिसिस आता है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से आता है. अब उनका एक खास किस्म का एक दायरा होता है, खास किस्म की एक सोच होती है, बिकॉज ये सब ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो हमारी ये जो सोच नई मोदी गवर्नमेंट जो आई थी, और मैं इनकी तारीफ भी करूंगा इस मामले में कि उन्होंने इन सब कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ को एक नए तरीके से देखना शुरू किया. कि मतलब जो ना एक जो आपका जो पुराना बंधाया जो सिस्टम है आपका एजेंसीज के थ्रू चला आ रहा था, उसके बियॉन्ड एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक के साथ भी इसको देखना शुरू किया. और उस वक्त मुझे चूँकि मैं वहाँ पर था, वो मैं रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं अमेरिका से आया था यहाँ पर से, और मेरा चूँकि एक एकेडमिक एक्सपर्टीज़ इस क्षेत्र में थी, तो वो मौका मुझे मिल गया कि आप सब ग्राउंड लेवल पर जो है ना जो की प्लेयर्स हैं, मिलिटेंसी, रेडिकलाइजेशन, इस पर काम करते हुए पता करें कि सिचुएशन क्या है और सरकार को रेलेवेंट इनपुट्स जो हैं ताकि ठीक से नीति निर्माण हो सके. तो वो मैं इनफॉर्मल कैपेसिटी में उनको देता रहा. अब उस वक्त हुआ ये, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ा एक सिस्टम क्रिएट किया था उस टेररिज्म को सस्टेन करने का. अच्छा. पाकिस्तान को एक चीज़ शुरू से पता थी, कश्मीर के लोगों का जो टेम्परामेंट है उस तरह से उतना इस्लामिक नहीं था. मतलब ये 50s 60s 70s में उस तरह, मतलब वो एक अलग तरह की सोसाइटी थी, काफ़ी फैशनेबल, थोड़ी सी एक मॉडर्न सोसाइटी थी. और मतलब वहाँ पर डेफिनेटली इस्लामिक अंडर करंट्स तो थे, लेकिन चूँकि उस पर इन्फ्लुएंस थोड़ा सूफी इन्फ्लुएंस था, थोड़ा और जो है आपका शैविज़म, हिंदुइज़म, वो भी इन्फ्लुएंसेस थे. और वो टेम्परामेंट वहाँ पर लोगों का स्कॉलरली टाइप का था. तो एक वो कह सकते हैं कि लिबरल कल्चर जिसको आप कहते हैं कि जिसमें सिनेमास का काफ़ी चलन था, आपका शराब पीने का, और इस तरह के सारी जो है ना वो एक उस सोसाइटी में वो था. तो पाकिस्तान को ये लगा कि अगर हमें यहाँ पर अगर टेररिज्म चलाना है तो फिर हमें कट्टरवाद को लेकर के आना पड़ेगा. और उसके लिए उन्होंने अलग अलग दुकानें खोलना शुरू किया. सबसे पहले जमाते इस्लामी को इंडक्ट किया वहाँ पर, जो कि मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी के ऊपर है से. उसके बाद उन्होंने देखा कि, और उसके साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन था. फिर उन्होंने लश्कर को लेकर के आए. लश्कर का उन्होंने देखा कि भाई ये वहाबिया अहले हदीस आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, तो उसकी तरफ जो युवा अट्रैक्ट होता है उसको लेकर के आ जाएंगे. तीसरा उन्होंने देखा कि भाई देवबंदी भी एक बहुत बड़ा तबका है और उनकी भी एक ब्रांडिंग है बड़े एक एक्सट्रीम इस्लामिक थॉट की, तो उसके लाइन का भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दो. तो उसके लिए पहले तो ये हरकतुल अंसार वगैरह थे, बाद में जैश ए मोहम्मद बना दिया गया, जो कि इनका एक बहुत ही इफेक्टिव और रोबस्ट प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना. तो अब मैंने उसमें देखा था कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैश, लश्कर और HM में सबकी अपनी कुछ खास विशेषताएं थी. ठीक है ना. देखिए HM जो था, हिजबुल मुजाहिदीन, वो लोकल लड़कों का ग्रुप था कश्मीरियों का से. तो उसमें उस तरह का जो कहता है ना, एक जो हम स्किल देखते हैं फाइटिंग की, और जो कहता है ना एक जो ट्रेनिंग की, वो जो बाहर की जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान में ट्रेन ग्रुप से उस लेवल की नहीं थी. अच्छा. और थोड़ा डिसिप्लिन भी थोड़ा सा एक लैक्स था. तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए पाकिस्तान ने दूसरे फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स लाया, जिसमें कि लश्कर और जैश हैं. ये बहुत अलग तरह की ट्रेनिंग थी इनकी. फिर पाकिस्तान इन सबको आपस में थोड़ा सा जो है ना बैलेंस कर, एक दूसरे के खिलाफ भी यूज़ करते थे बैलेंस करने के लिए. अच्छा. एक ज़्यादा अगर सर आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगे तो उसको कीप इन चेक रखने के लिए दूसरा लेकर के आ गए. तो अब इन तीनों में हिजबुल मुजाहिदीन लोकल था. लश्कर जो था वो सबसे ज़्यादा हम उसके बारे में सुनते हैं. ठीक है. लश्कर ISI का एक खास पाला हुआ पिट्ठू है, जिसको आप कह सकते हैं कि उनकी गुड बॉयज़ हैं वो. उनको उनके लिए शब्द यूज़ किया जाता है सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म. ठीक है. ये अब लेकिन लश्कर के ऊपर जो है किताबें लिखी जा चुकी थी जी. क्रिस्टीन फेयर ने लिखी, स्टीफन टैंकेल ने लिखी. क्यों? क्योंकि 26/11 का जो मुंबई में हमला हुआ वो लश्कर ने करवाया था, और वो बड़ा लार्ज स्केल पर हमला था जिसको पूरा ग्लोबल कवरेज मिला, और उसके अंदर कुछ विदेशी गोरे मारे गए थे. तो वेस्ट ने उस पर ध्यान देना शुरू किया. लेकिन जैश एक मिसिंग लिंक था. जैश ए मोहम्मद के ऊपर कहीं कोई बात नहीं करता था, न विदेश में कोई बात करता था इसके ऊपर. लेकिन आप देखें जब टेररिस्ट अटैक्स की बात आती है तो भारत के लिए सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद साबित हुआ. 2 बार जैश ए मोहम्मद ने भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल युद्ध की कगार पर लाके खड़ा कर दिया. एक बार पार्लियामेंट अटैक के टाइम में IC 814 जब हाईजैक हुआ था, सॉरी उसके बाद जब जैश बना, पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001. हाँ. और दूसरा पुलवामा के टाइम में. और तीसरा जैश फिदाइन अटैक का मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है. सबसे जो बेहतरीन फिदाइन अटैक्स जो कश्मीर में हुए हैं वो जैश ने किए. सबसे पहला फिदाइन अटैक जो कश्मीर में था वो भी जैश ने किया था, बदामी बाग कैंटोनमेंट के आगे. उसमें लोकल लड़के को शामिल किया था. फिर आप मतलब कश्मीरी लड़के को. पुलवामा में जो फिदाइन अटैक किया जैश ने, वो भी जैश ने किया.
उसमें भी एक लोकल कश्मीरी लड़के आदिल दार को शामिल किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत अनूठी बात है, बिकॉज कश्मीरी आदमी का एक वो टेम्परामेंट नहीं है कि वो फिदाइन अटैक करे, सुसाइड बॉम्बर बने। जैश ये काम कर पाया। तो ये जो खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जैश की, बहुत साइलेंटली काम करना, और दो बार हमारे देश को जो ना हिंदुस्तान पाकिस्तान को फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ लेकर के आ गया, और इसके ऊपर कुछ था खास लिटरेचर अवेलेबल था नहीं। तो मुझे लगा कि इस स्पेस को मैं फिल करता हूँ और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, इसीलिए मैंने जैश-ए-मोहम्मद पर किताब लिखी। जी, कश्मीर का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब बहुत सारी तमाम किताबें हमें इस इशू के इर्द गिर्द मिलती हैं। जब आपने इस किताब को लिखने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजेस आए होंगे, बिकॉज़ ये इजी नहीं है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप जब इन लोगों से बात कर रहे होंगे, जो इनके इन्फॉर्मर्स हैं या जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, तो उन तक आप कैसे पहुँचे और कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? और क्या उस पूरी प्रोसेस के बीच में कहीं ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं यार, तो कुछ ज़्यादा खतरनाक हो रहा है? तो ऐसा कुछ भी हुआ क्या? ये आपने बहुत ही एक दिलचस्प सवाल किया है, और डेफिनेटली मैं चाहता था कि आप ये सवाल पूछें मुझसे। बिल्कुल, ये बहुत चैलेंजिंग था। मैं शुरुआत में यहाँ से करूँगा कि अगर कोई मुझे आके कहता है कि साहब फ्यूचर में मैं काउंटर टेररिज्म पर इंडिया में रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं आपसे ऑनेस्टली कहूँ तो मैं उसको डिस्करेज करूँगा। अच्छा। क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर क्या, देखिए, कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। एक तो ये आता है कि अगर आप कश्मीर जैसी जगह पर काम करते हैं ना, सारा डेटा इनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, इसके बारे में जो भी जानकारियाँ होती हैं वो हमारी सरकार की खुफिया एजेंसियों के पास होता है या फिर पुलिस के पास होता है ना? जी। और वो आपसे बिल्कुल डेटा शेयर नहीं करते। वहाँ पर रिसर्चर्स की कोई खास वैल्यू है नहीं। जैसे जनरली आप जाएंगे तो कोई खास आपको बहुत इज्जत से कोई ट्रीटमेंट भी इस तरह का नहीं मिलता, कोई आपसे कोई कोऑपरेट नहीं करता। और फिर अगर आप कश्मीर जैसी जगह पर जाते हैं, आप एज इंडिपेंडेंट रिसर्चर घूमते हैं, तो जो वहाँ पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है, उनके OGWs होते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये किसी खुफिया एजेंसी का आदमी है जो यहाँ पर रिसर्चर बन के घूम रहा है। हमारी एजेंसीज़ को ये लगता है कि ये या तो मिलिटेंट से कनेक्टेड कोई आदमी है या फिर किसी विदेशी थिंक टैंक के लिए या विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए यहाँ पर रिसर्चर के भेस में घूम रहा है। और फिर और भी कई तरह के टर्फ वॉर्स आ जाते हैं कि भाई अगर यहाँ से कुछ ये निकाल करके इस तरह की रिसर्च निकाल के लेकर आएगा जिसमें उनकी कमियां उजागर हुई हमारी एजेंसीज की या सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो फिर जो है ऊपर से डांट पड़ेगी, और डेटा तो आपके पास है ही नहीं। और इस तरह का डेटा कलेक्ट करने के लिए फिर आपको पब्लिक में घूमना पड़ता है। काफ़ी छोटे छोटे गाँव में मैं जाता था, शोपियाँ, आपका जो है पुलवामा, कुलगाम, त्राल। अब यहाँ पर आप जब खुले घूमते हैं, और ख़ास तौर से ये वो टाइम था जब 2016 में बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद जो कश्मीर जल उठा था, वो बहुत डेंजरस समय था कश्मीर का। उसके बाद के 5 साल मैं ऑलमोस्ट मेरा कश्मीर के अंदर ही फील्ड रिसर्च और काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह होती, तो वो बहुत डेंजरस समय था, है ना। तो उस वक्त आपको कोई भी एबडक्ट कर सकता है। ऐसे कई बार मौके आए, मतलब कई बार मैं गया तो पथराव हुआ, याद आता ना, और मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। एक स्कूल के अंदर मैं गया था इसी रिसर्च के सिलसिले में बात करने के लिए, तो हालांकि मैंने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई थी, लेकिन वहाँ पर विदिन 5 मिनट्स सब बच्चे 10th क्लास के चिल्लाने लग गए कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, मूसा मूसा, जाकिर मूसा। जाकिर मूसा एक बहुत फेमस मिलिटेंट हुआ करता था उन दिनों, जिसने अलकायदा का लोकल सेल खोला था कश्मीर के अंदर। अच्छा। और अगर वहाँ से अगर मैं 5 मिनट में नहीं निकलता तो शायद लिंचिंग हमारी कर देते वो। फिर ये भी बातें आई थी कि अब आपके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन उस पार जा चुकी है, बिकॉज मैं कई सारे OGWs, मिलिटेंट्स, एक्टिव और फॉर्मर मिलिटेंट से मिलता था। तो वो तो अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स, वो तो अपने नेटवर्क में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते ही थे। तो फिर कई बार इस तरह की बात है कि भाई एबडक्ट किया जा सकता है, तो इस तरह के थ्रेट सामने आए, कुछ अटैक्स टाइप की सिचुएशन भी हमने फेस की। तो ये चैलेंजेस बड़े रहे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मतलब चूँकि मैं वहाँ पर जब मैं वहाँ था, और मैं राजभवन के साथ भी किसी कैपेसिटी में जुड़ा हुआ था, इनफॉर्मली उनको एडवाइस करता था, और उसी सिलसिले में मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। और मैंने चूँकि लंबे समय तक ग्राउंड पर काम किया, तो लोगों के साथ बात करते करते मेरी एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बन गई उन लोगों के साथ में, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। तो उसी वजह से मैं उन लोगों के साथ खुल पाया और सारा वो डेटा इकट्ठा कर पाया। बट अगेन मतलब रिस्क ये बहुत रहती है इसके अंदर, मतलब उसमें जो है ना, आप सिर्फ यहाँ ही रिस्क नहीं रहती। अब जैसे हम विदेश ट्रैवल करते हैं तो देखिए ये सारा जो है टेररिज्म का जो चलता है, इसमें कई सारे और मुल्क भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे टर्की का पाकिस्तान के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, चीन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो अब जैसे हम इस पर रिसर्च करते हैं, इस किताब में कई सारी बातें ऐसी हैं जिसको उनकी एजेंसीज तो बड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ती हैं इसको, और जो पारखी लोग होते हैं इसमें कई तरह की ऐसी जानकारियाँ निकाल लेते हैं जो उनके काम की होती हैं। तो हम लोग बाहर जाते हैं तो वो आपको बाहर भी कुछ
टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह का एक रिस्क तो बहुत रहता है इस क्षेत्र में। अगर स्पेसिफिकली जैश ए मोहम्मद की बात करें तो 2000 में ये फाउंड किया गया था और मसूद अजहर ने इसे फाउंड किया था। यस। तो एक तो यहाँ से कि इसकी फाउंडेशन बेस क्या थी, कहाँ से ये निकला ऑर्गेनाइजेशन, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो उस समय एक्टिव थे ऑलरेडी, और इसकी फिर नई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत कहाँ से आ गई। देखिए, हम जब जैश की बात करते हैं ना, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जैश एक बहुत यूनिक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, हाउ? जैश का जो बैकग्राउंड जो है ना, वो 1990 या 1980 का नहीं है। ये इसके पीछे का जो 150 साल पुराना देवबंदी इतिहास है ना, उस पूरे रीजन का वहाँ पर जाता है। पाकिस्तान में उस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग देवबंदी मूवमेंट तकरीबन पिछले 150 साल से वहाँ पर चल रहा था। अब मैं देवबंद की हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज देवबंद एक रिवाइवलिस्ट इस्लामिक मूवमेंट था। जब यहाँ पर मुग़ल शासनकाल का पतन हुआ, उसके बाद दिल्ली में शाह वलीउल्लाह और इस तरह के लोग जो थे, जिन्होंने ये सोचा कि साहब मुसलमान जो है अपने रास्ते से भटक गया है, दीन के रास्ते से, इसीलिए उसका पतन हुआ है। तो अब हमें वापस वही कट्टर हो जाना चाहिए, हिंदुओं से मेल मिलाप बंद करना चाहिए, और एक बहुत ही रिवाइवलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट किस्म का देवबंद मूवमेंट चलाया, सेपरेटिस्ट किस्म का। और वो लोग जो हैं, उनको आप ये भी कह सकते हैं कि जो वहाबी जो है उनका साउथ एशियन कज़न टाइप का उसी तरह की विचारधारा है। तो वो मूवमेंट पाकिस्तान में चल रहा था, पंजाब में पर्टिकुलरली, वहाँ पर ठीक बात। आपका सिंध पंजाब में मेन लिया था ना, पर सराइकी रीजन के। तो पहले क्या, पंजाब में मोस्टली सूफ़ी कल्चर वहाँ पर था। सूफ़ी दरगाहें थी, खानका थे, तो पाकिस्तानी पंजाब। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जो दरगाह खान का सिस्टम जो था, उसमें काफ़ी करप्शन आने लगा। तो ये देवबंदी फिर अपना रास्ता वहाँ पर अपनी जगह बनाते गए। ये एक बहुत ही कट्टर इस्लाम को लेकर के आते थे। उसके बाद फिर, और जब पाकिस्तान के तकसीम सेपरेशन हुआ, उसके बाद तो इनका स्प्रेड और ख़तरनाक होता गया, वहाँ ज़्यादा बढ़ता गया। 1954 में इन देवबंदियों ने ख़त्म नबूवत मूवमेंट चलाया कि भाई अहमदियास को आप मुसलमान मत मानो, अगर पाकिस्तान बनाया है तो पाकिस्तान इस्लाम के लिए बनाया, अब इस्लाम के लिए काम करना शुरू को, और अगर पाकिस्तान को भी सेक्युलर ही रखना है तो फिर फ़ायदा क्या पाकिस्तान बनाने का। तो उन्होंने शुरुआत की वो ख़त्म नबूवत मूवमेंट की, आप अहमदियों को जो है मुसलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि वो नबी को जो है आखिरी प्रॉफिट नहीं मानते हैं, ठीक है। वहाँ से शुरू किया। उसके बाद फिर एंटी शिया इनके मूवमेंट शुरू होते गए। फिर आप आ जाइए 1979 के अंदर, 1979 के अंदर, जब रशिया का आपका अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हो चुका था, और उसके बाद अमेरिकन्स को जो है सारा का सारा इन्होंने मुजाहिदीन को फंड करना शुरू किया रशियंस के अगेंस्ट। तो उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन बना, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, हुजी, ठीक है। और उसके मुझे उसके जो चीफ जो थे, उनका नाम मैंने किताब में लिखा है, सर से मैं अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो वो भी एक कट्टर देवबंदी मौलाना थे, ठीक है। और वो थे ये आपका जो कराची का मदरसा बिनोरिया एक है, बड़ा फेमस मदरसा है, पुराना देवबंदीज़ का वो सेमिनरी है, ठीक है। वहाँ से निकले हुए थे। तो वो फिर बहुत एक देवबंदियों का एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन टाइप का इमर्ज होकर आ रहा था। तो वहाँ निज़ामुद्दीन शामज़ाई वहाँ के थे, जिनके ओसामा बिन लादेन से बड़े घनिष्ठ संबंध थे। मसूद अज़हर भी वहाँ का पड़ा हुआ है, मुल्ला उमर तालिबान भी वहाँ का पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा। तो इस तरह के वहाँ का एलुमनाई है, मतलब है ना। अच्छा। हम यहाँ पर गर्व करते हैं कि हमारे पास सेंट स्टीफन्स है, मैं तो खुद ही वहीं से पढ़ा हूँ, JNU है, लेकिन उनके पास भी कुछ चीज़ें बढ़िया दिखाने को हैं, मतलब जो है ना, अब ऐसे शानदार लोग जहाँ से निकले हैं, तो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल जिहाद फैक्ट्री जिन्होंने बनाई है, तो वो उस पर गर्व करते हैं, ठीक है। तो देवबंदी, मैंने आपको बताया कि देवबंदी मूवमेंट का एक लोकल बेस था, सोसाइटी के अंदर बेस था, और वो देवबंदी मूवमेंट पाकिस्तान के जन्म से भी 100 साल पुराना वहाँ पर था, है ना। मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग, उनकी सोशल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब इसके का, और इसी देवबंदी आइडियोलॉजी को लेकर के 79 में हुजी की स्थापना हुई, ठीक है, हरकतुल जिहादुल इस्लामी। उसके अंदर फिर 1984 के अंदर एक स्प्लिट हुआ, मैंने इसके अंदर मेंशन किया, आपसी अंदर टर्फ वॉर्स चल रहे थे इसमें ना। और उसके बाद जो है फिर एक हरकतुल अंसार, मतलब इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। फिर उसके बाद फिर एक और इनमें स्प्लिट हुआ, वो हरकतुल मुजाहिदीन बना, फिर हरकतुल अंसार बना। ये कश्मीर में भी काम कर रहे थे से, और इनके बीच में जो झगड़े चल रहे थे, इसको सुलझाने के लिए मसूद अज़हर को कश्मीर भेजा गया था, है ना। अच्छा। कश्मीर भेजा गया था, तो वहाँ पर ये जनाब पकड़े गए, और उसके बाद फिर इनको जेल में बंद किया गया। फिर इनको छुड़ाने के लिए रेस्क्यू अटेम्प्ट्स किए गए कहीं। फाइनली जब इनको निकाल के ले गए वहाँ से, तब जैश ए मोहम्मद बनाया गया। अब तो जैश ए मोहम्मद का आप आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो वो तो बहुत पुराना है, ठीक है ना। वो किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, चाहे वो हरकतुल मुजाहिदीन हो, हरकतुल जिहादुल इस्लामी हो, या हरकतुल अंसार हो, उसमें तो एग्जिस्ट कर रहा था। जैश ए मोहम्मद नाम से ये एंटिटी बनना, वो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टैक्टिकल मेजर था,
है ना। बिकॉज आईएसआई चाहती थी कि ये आपस में इनका जो है ना टर्फ वॉर काफ़ी बढ़ गए थे, मतलब जो है ना हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, और चूंकि ये लोग अफगानिस्तान के बड़े खेले खिलाई माहिर खिलाड़ी हो गए थे, तो आईएसआई को भी बहुत ज़्यादा कुछ समझते नहीं थे इसमें। पश्तून थे, पंजाबी थे, तो बड़े वो प्राउड उस तरह का लेके रहते थे। और इनको चाहिए था आईएसआई को कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, देवबंदी आउटफिट, और कश्मीर में काम करे और हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग चले। तो इसलिए इन्होंने हमारा कंट्रोल जिस पर हो से, इसलिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और उनको ये भी आईएसआई इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दो या हो जाना दो डिस्ट्रॉय। जैसे कश्मीर में पहले उन्होंने JKLF करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, वो थोड़ा सा मॉडरेट था और थोड़ा कम इस्लामी था, इस्लामिक तो था लेकिन थोड़ा कम था, और कश्मीरी आइडेंटिटी पर ज़्यादा फोकस करता था। पाकिस्तान को, आईएसआई को बड़ी उससे प्रॉब्लम थी कि यार ये तो हमारे मकसद जो हैं उनके साथ अलाइन करता नहीं है, तो उन्होंने उसको डैमेज करवा करके मार मूर के और फिर जो हरकतुल आपका हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा कर दिया। फिर आगे उन्होंने देखा कि अब हमें अपने जो फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स चाहिए, तो लश्कर को लेकर के आगे ज़्यादा हमारे कंट्रोल में। उसके बाद देखा देवबंदीज़ के अंदर जो है ये काफ़ी हरकतुल मुजाहिदीन वगैरह वो कश्मीर में एक्टिव थे, मगर आपसी लड़ाइयाँ हो रही थी, कुछ कंट्रोल खास हो नहीं रहा था। तो कि चलो एक नया बनाते हैं, जैश को लेकर के आ गए, और इसीलिए छुड़वाया गया था मसूद अज़हर को। मसूद अज़हर को देखिए, कोई हमेशा ये प्रश्न करेगा कि अब जो है सिर्फ एक आदमी को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान ने IC-814 को हाईजैक करवाया, ये सवाल कई लोग करते हैं मुझसे। कश्मीर के अंदर कई सारे सेपरेटिस्ट हैं, वो बड़े दिमाग से है ना, आपको उलझाने में बड़े माहिर हैं। अच्छा। तो वो मुझसे कि जनाब आप हमें क्यों इस बात का जो है ना वो ब्लेम करते हैं? क्यों, क्या हुआ है कि आप बताइए, पाकिस्तान जो है सिर्फ मसूद अज़हर को छुड़वाने के लिए आपका जो है एक प्लेन क्यों हाईजैक करवाएगा? नेपाल में तो हमारा इतना अच्छा इंटेलिजेंस बेस था, मतलब पाकिस्तान का, तब नेपाल से ही हम लोग इन्फिल्ट्रेशन करवाते थे। जो एक फ़्लाइट जाती थी कराची टू काठमांडू, वहाँ से लोग हम कश्मीर भेजते थे। हम एक हाईजैक करवा करके हमारा पूरा इंटेलिजेंस बेस क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नेपाल में एक आदमी के लिए? तो कई लोग इस बात से उलझ गए। हमारे सिस्टम के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग थे, एजेंसी से भी, कह रही साहब बात तो सही कह रहे हैं, ये लोग इतना अपना नुकसान क्यों करेंगे? लेकिन मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता, मेरे उसमें ये आया निष्कर्ष में कि मसूद अज़हर इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए नेपाल का पूरा ISI का बेस भी सेक्रीफाइस किया जा सकता था, क्योंकि वो इतना पावरफुल और इतना प्रोवोकेटिव स्पीकर था कि उतनी एक तकरीर से वो आपके हज़ारों जिहादी खड़े कर सकता था। आपने उसकी USP का भी जिक्र किया है। हाँ, ये उसकी खास, उसका जो बोलने का जो खास अंदाज़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो यहाँ, मतलब मैंने उसके तकरीबन 400 भाषण मैंने सुने। उसमें ठीक है, हम लोग एक इंटेलेक्चुअल तौर पर उसको आप हम रेबल राउज़र कह दें या कुछ भी कह दें, लेकिन जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें उन भाषणों की इतनी इमोशनल अपील है, ज़बरदस्त। मतलब उसमें आपको बड़ा एक खास पुट मिलेगा, मतलब जो ना इंटरनेशनल रिलेशंस की भी एक खासी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको उसमें। वो जिस तरह से वेस्ट के खिलाफ शुरू करता है, रिलीजन का एक ज़बरदस्त तड़का, और इमोशनल जो रेटरिक, रोना शुरू कर देता है वो उसके अंदर। अच्छा। हाँ, लिटरली रोना शुरू करता है उन भाषणों के अंदर। ऐ मेरे मोहम्मदी अरबी गुलामों, मुसलमानों, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्या परेशानी है? क्या सर से जा करके अपनी ज़मीन बेच करके तुम विदेश में जाते हो और इंग्लैंड जा करके वहाँ पर जो है जूते साफ़ करते हो उनके, क्या तुम्हें नबी ने यही सिखाया था? इस तरह की बातें कर करके जो है ना, क्या जैसे वो अपने बच्चों को मुजाहिद बनाने में क्या तकलीफ़ है तुम्हें? वो सज्जाद अफ़गानी कश्मीर में मुजाहिद बन के मारा गया, अपने बच्चों को फौलाद बनाओ। ऐसी बातें वो करता है ना, वो ऐसी स्पीचेस होती हैं कि उसके जलसे होते थे वहाँ पर POK में, आपका जो है कराची के अंदर, और उन जलसों में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, और वहीं पर लोग पैसा देते थे और वहीं पर लोग मिलिटेंसी के लिए रिक्रूट करते थे। अच्छा। हाँ, तो ये इसकी खासियत, रिक्रूटमेंट हो रहा है वहीं पर। ये एक्चुअली मसूद अज़हर बनने तो गया था फाइटर, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये थोड़ा सा फिजिकली अनफिट टाइप का आदमी था। तो वहाँ पर जब गया था ये अफ़गानिस्तान के अंदर, तो अपनी कैंप के बाहर कुछ निकला होगा, तो वो कैंप के गार्ड ने उसको मतलब रात को फायर किया होगा, तो इसके पाँव में लगी थोड़ी सी गोली, कहीं टच करके चली गई है ना। तो उससे थोड़ा सा लिम्पिंग विम्पिंग, इसको फिजिकल फिटनेस की प्रॉब्लम आ गई उसके बाद, है ना। तो उसके बाद ये जो है वो कभी वो तो बन नहीं सका, और फिजिकल ट्रेनिंग इससे हुई भी नहीं। वहाँ जो 40 दिन की ट्रेनिंग थी ना, बाद में इसने अब झूठ बोलना शुरू किया कि साहब मैं तो वहाँ पर वो गोली खा करके आया हूँ, ये हुआ था, वो हुआ था, सारी कहानियाँ अपनी मनगढ़ंत इसने बनानी शुरू की। तो ये ही इज़ द मास्टर ऑफ क्रिएटिंग नैरेटिव्स। आपने भी जिक्र किया, मतलब उसको ये तो पता ही था। उसको जब अरेस्ट किया गया तो उसने अपने इंटेरोगेटर से बोला था, यू हैव मेंशन कि यू पीपल विल नॉट बी एबल टू कीप मी इन कस्टडी फॉर लॉन्ग, यू डोंट नो हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम टू पाकिस्तान एंड द ISI, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग माई पॉपुलैरिटी
द आईएसआई वुड इंश्योर दैट आई एम बैक इन पाकिस्तान, और उसने 2 दर्जन किताबें लिख रखी हैं। बहुत किताबें लिखी हैं। इसका जो खानदान है ना पूरा का पूरा, इसके फादर भी मौलवी थे और वो मतलब ये बेसिकली इस्लामिक पूरा मतलब कहते हैं ना इंडोक्ट्रिनेटेड पूरा खानदान है इनका, और स्कॉलरली मतलब इस्लाम के अंदर स्कॉलरली लोग हैं। और देखिए जो इनको मानते हैं ना वहाँ पर, हम हमारे लिए टेररिस्ट है, हम लोग इसको टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन मौलाना मसूद अज़हर की, हाफिज़ सईद की पाकिस्तान में और वहाँ पर उन लोगों के लिए इनकी वही छवि है जो आपके लिए श्री श्री रविशंकर की, बाबा रामदेव की, या सदगुरु जग्गी वासुदेव की है, या राम भद्राचार्य जी की है। उनके लिए ये लोग वही हैं। रिस्पेक्ट है वहाँ पर, भाई रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं ये। ही इज़ मुसलमानों के लिए वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर है। हाफिज़ सईद के आगे लगता है हाफिज़, वो हाफिज़ कुरान है। और जब ये आप एक चीज़ देखेंगे जैश ए मोहम्मद के केस में, ये इनके फैमिली मेंबर्स लड़ने आते हैं और वो मरते हैं कश्मीर के अंदर एनकाउंटर्स में, है ना। ये जैसे आपका जो था उमर फारूक जिसने पुलवामा प्लान किया था, वो इसका भतीजा था, इसके भाई का बेटा था। सैफुल्ला जो है मरा था, एक और उससे पहले आया था कामरान या कुछ नाम था, वो भी इनकी फैमिली का मेंबर था। तो जब ये क्या अपने फैमिली मेंबर्स जब इनके मरते हैं तो उसको एक नज़ीर की तरह पेश करते हैं कि जो है मौलाना साहब ने अपने खुद के घर के बच्चे कुर्बान कर दिए, तो उससे एक और इनको रिलीजियस लेजिटिमेसी मिलती है। बट अपने परिवार के लोगों को भी मारने में कोई मतलब हिचक नहीं है। जैश की एक खासियत है आपका, देखिए ना, जो लश्कर जो है ना, लश्कर थोड़ा सा उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड में ज़्यादा है। मिल्ली मुस्लिम पार्टी बना दी उन्होंने, ये कर दी वो, और हाफिज़ सईद का एक अलग ओरिएंटेशन है। लेकिन जैश ए मोहम्मद वो प्योरली उनका रिलीजियस मोटिवेशन है उनका, और जो है ना वो अपने परिवार के लोगों को भी मारने में उसको कोई संकोच नहीं है। ये सब इनके परिवार के बच्चे हैं। इसको ये जैश फैमिली बिजनेस है। जैश को बेसिकली मौलाना मसूद अज़हर का जो परिवार है ना एक्सटेंडेड, वही उसको संभाल रही है। और ये भी आईएसआई की एक स्ट्रैटेजी है। आईएसआई डेलिबरेटली वो चाहती है कि जैश जो है ना, देखिए यहाँ पर एक बात और हमें गौर करनी पड़ेगी, वो है जैश और लश्कर में फ़र्क क्या है। लश्कर जो है ना वो अहले हदीस वहाबी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जिसके मुश्किल से 4% सब्सक्राइबर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसमें भी जो क्लर्जी है वहाँ की, जो मौलवी वगैरह है, वो लश्कर की एक्टिविटीज़ को सैंक्शन नहीं करते, उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अहले हदीस वहाबी सल्फ़ी डॉक्ट्रिन में ये है कि सिर्फ इस्लामिक स्टेट ही जो है वही आपका खलीफा ही जिहाद को लॉन्च कर सकता है। नॉन स्टेट एक्टर या टेररिस्ट वो नहीं कर सकते। उनकी इस पर डॉक्ट्रिन्स को लेकर के डिफरेंसेस है, मतभेद है। अच्छा। तो जैश आपका लश्कर पूरी तरह से आईएसआई पर डिपेंडेंट है। उसका कोई सोशल सपोर्ट, समाज में भी कोई वहाबिज्म की इतनी फॉलोइंग नहीं है, पूरे साउथ एशिया में नहीं है। सबसे ज़्यादा बरेलवी हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उसके बाद देवबंदी है, और सबसे लास्ट नंबर पर आता है वहाबी। तो वो पूरी तरीके से लश्कर जो है पाकिस्तान आर्मी आईएसआई के ऊपर डिपेंडेंट है, पैसे के लिए, फंडिंग के लिए, सबके लिए। बट जैश का ऐसा नहीं है। जैश जो है उसका देवबंदी अपना नेटवर्क है और सेटअप है, उसके फंडिंग के भी देवबंदी सोर्सेज हैं। तो जैश जो है ना वो अपने सिस्टम पर भी चल सकता है, लोगों से ही पैसा मिल रहा है। हाँ, लोगों से ही पैसा मिल रहा है। बात है कि आईएसआई जो है ना उसको ये पता था कि जब जैश का अपना लोकल सपोर्ट बेस बहुत स्ट्रांग है तो इसको कंट्रोल में रखना थोड़ा मुश्किल होगा। और पहले भी जब जैश के कई सारे वो वाकये सामने आए थे, जब मुशर्रफ के असैसिनेशन प्लॉट में इसका नाम आया था, उसके बाद आईएसआई और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। तो उन्होंने एक तरीका ईजाद किया इसको कंट्रोल में रखने कि लीडरशिप को आप एक फैमिली तक कन्फाइंड रखो। तो सारी लीडरशिप जैश की जो है वो मसूद फैमिली तक है। इसलिए हम जैश को फैमिली एंटरप्राइज कहते हैं और लश्कर को कॉर्पोरेट कहते हैं। ये आपने टर्मिनोलॉजी दी है नहीं, या ये फिर मतलब है? इनफॉर्मली जो इंटेलिजेंस सर्कल्स हैं, जो टेररिज्म जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, उनके जो ऑर्गेनाइज बाहर लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन चूंकि मेरा तो उनके साथ उठना बैठना रहा तो इसलिए अब हमें ये चीज़ें पता चल गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कॉर्पोरेट है, ये फैमिली है। कॉर्पोरेट लश्कर के बिजनेस वेंचर्स हैं, उनकी डेयरी फार्म्स हैं, उनकी जूते की फैक्ट्री है, उनके थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान में, बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर, बाहर भी उनके ऑपरेशंस हैं, कई उनकी कंपनीज हैं, कई सारी तो शेल कंपनीज हैं उनकी। जैश अपना बड़ा ट्रेडिशनल चलता है। उसमें जो है ना, देखिए मारा जो है आपका जो है ना, इसका जो चाचा, इसका जो भाई है, कहते हैं ना मुफ्ती रऊफ कहते हैं, आपका जो है ना उसको मारा बोलते हैं, कहते हैं, वो इसका जैश का डिफेक्टो हेड है, मसूद का छोटा भाई है। मसूद एक स्ट्रेटेजिक पूरा जो है ना सर से उसकी तरफ से वो है ना। फिर आपका जो है ना इब्राहिम अथर जो इसका भाई है, जो कि IC-814 हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, वो भी काम संभालता है। अब सेकंड जनरेशन आ गई है बीच में कि उमर फारूक हो गया, आपका जो है सैफुल्ला हो गया, ये सारे के सारे ये भी मर रहे हैं। तीसरी जनरेशन भी इन्होंने तैयार कर दी है
किसी को इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, किसी को इन्होंने पेंशन्स बांटने का डिपार्टमेंट दे रखा है, तो किसी को ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट दे रखा है, किसी को जो है वहाँ पर जो इनकी सेमिनरी जो है से पूरी जो साबिर सेमिनरी बहावलपुर कॉम्प्लेक्स है उसको मेंटेन करने का डिपार्टमेंट दे रखा है। तो इस तरह का काम है इनका। वही मसूद अजहर भाषणों में अपने बोलता है, मैरी फॉर जिहाद, गिव बर्थ फॉर जिहाद एंड अर्न मनी ओनली फॉर जिहाद टिल दी क्रूएलिटी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया एंड्स। और लाखों की तादाद के बीच में वो ये सब भाषण अपने देता था। खैर, आपने एक चीज़ और मेंशन की है कि जैश ए मोहम्मद इज़ इन मैनी वेज मोर डेंजरस नाउ इन शार्प कंट्रास्ट टू अदर इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स। सो ऐसा क्यों आप कहते हैं? नहीं, उसके कई कारण हैं। उसकी बात ये कि एक तो लश्कर पर जो है ना पूरा पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त मतलब उनकी आईएसआई का फुल कंट्रोल है। अच्छा। लेकिन जैश जो है ना, कंट्रोल तो है उनका, पूरा आईएसआई के साथ लिंक्स हैं, काम करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो थोड़ा सा रास्ता बाईपास भी ले सकता है। अच्छा। उनके खिलाफ भी जा सकता है, रिलीजियस मैटर्स जो होते हैं उसके ऊपर, है ना। ओके। मसूद अजहर की बयानों के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी, वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हो गया था कि भाई इसने दगा किया है जिहाद के साथ, और ये क्या ना। दूसरी बात ये है कि तो वो एक आपका कह सकता है ना, इसको लूज एक्टर भी हो सकता है, मतलब जो है ना सर से जो अपने लेवल पर भी कोई भी चीज़ अंजाम दे सकता है। सेकेंडली, मसूद अजहर देवबंदी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और देवबंदी आइडियोलॉजी पूरे भारत में आपको हर जगह देवबंदी लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना, हर जगह। तो ये जो देवबंदी सपोर्ट सिस्टम है, हालांकि भारत का देवबंद पाकिस्तान के देवबंद से अलग है, ये भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है, तो आप ये भी मैं बताऊँ, वो डिफरेंट है, ठीक है ना। वो अपने आप को उससे अलग मानते हैं, ठीक है ना, कि भारत के देवबंद वाले जो है ना पाकिस्तान के देवबंद से अपने आप को डिसोसिएट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि जो बेसिक सिद्धांत जो है ना, ये लोग कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, सब कुछ ऐसा, लेकिन जो कोर जो प्रिंसिपल्स हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उस पर पूरी तरह से एक मत हैं। अच्छा। उसमें कोई वो और लेकिन जिस तरीके का देवबंद आप बता रहे हैं वो तो बहुत रेडिकल और एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन हमारे यहाँ से यूपी में भी, बिकॉज हमारे भी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन देखिए, जो आप जो देखते हैं सामने से जो शांति देखते हैं ना, वो एक आवरण है ना। अच्छा। अंदर से जो कोर प्रिंसिपल्स जो है ना, उसको लेकर के जो है ना, कोई उसमें कोई सिद्धांत के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हो सकता है फॉर्मल लेवल के ऊपर यहाँ पर जो देवबंदी जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो इनसे साथ कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर जो देवबंदी लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो जैश के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्टेड होंगे। कश्मीर में हुए थे कनेक्ट, जैसे है ना इनके जो आपके जो दारुल उलूम्स होते हैं। मसूद अजहर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मसूद अजहर जब इंडिया आया, वो देवबंद गया था, सहारनपुर। कश्मीर के अंदर जब ये गया तो वो दारुल उलूम कासिमिया बाज़ार श्रीनगर के अंदर वहाँ पर गया था जाकर के। तो दारुल उलूम क्या है? देवबंदी सेमिनरीज़ हैं, वही इनके मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, वहीं पर जो है इनके कहते हैं लॉजिस्टिक्स अरेंज किए जाते हैं, शेल्टर पॉइंट्स होते हैं। तो ये देवबंदी पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो अब ये अंदेशा बनता है कि भाई जैश को जो है अगर भारत के दूसरे स्टेट्स में भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी अंजाम देनी है तो उनको लोकल सपोर्ट सिस्टम इनके थ्रू मिल सकता है। और तीसरी बात, अभी भारत में आप देखेंगे तो कम्युनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो एक चैलेंज जो है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का, टेररिज्म का, वो अब कश्मीर के बियॉन्ड जा चुका है। अब हर छोटे छोटे शहर के अंदर आपको दंगा, फसाद, ये सब चीज़ें मैं हाल की बात करता हूँ, हमारे उदयपुर शहर के अंदर आपने जो कन्हैया को जिस तरीके से मारा गया था, बिल्कुल आईसिस स्टाइल के अंदर उसकी किलिंग हुई थी, वो आपने देखा होगा, ठीक है। अभी जो गणपति फेस्टिवल हुआ था, लगभग हर शहर से ये खबरें आ रही थी कि साहब जो मूर्तियों पर पत्थर मारे जाने। तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंसेस हैं, कम्युनल पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उसको तो बढ़ा ही रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली सारे लोग नहीं होते रेडिकलाइज्ड, है ना। देखिए, मेजॉरिटी शांति से जीना चाहती है, लेकिन एक तबका तो होता है जिसको इन चीज़ों का दर्द होता है, जो कट्टरवादी विचारधारा रखते हैं, और जो उसमें यंगस्टर्स भी हो गए, कई सारे लोग हो गए। तो वो फिर जो है सर से कुछ एक मान लो, आप मान के नीचे 1% भी होता है इस तरह से, तो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर 1% भी रेडिकलाइज होता है, और वो अगर जैश और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करता है, तो भारत के लिए तो बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन जाएगी। और चौथा ये कि जैश का जो स्टाइल जो है, मोडस ऑपरेंडी, वो बड़ा एक मतलब स्मूथ किस्म का है। वो बड़े क्लासिक प्लेयर्स हैं। मतलब देखिए, लश्कर वालों का क्या स्टाइल है, वो बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियाँ लेकर के आएंगे, जैसे वो तालिबान वाले नहीं लेके आते क्या उसमें, और अपना जो है ना लंबे लंबे चोगे और फेरन टाइप के ड्रेसेस, पूरी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, इस्लामिक गियर्स वगैरह, वो उस तरह पूरा गेटअप दे करके आते हैं। क्या ये था, ये लोग क्या है, ये लोग बड़े जो ट्रेडिशनल क्लासिक, जैसे हम देखें जासूसी की वर्ल्ड में, एक तो वो बिल्कुल जो पूरा इफेक्ट दे करके
एस्पियोनाज वाले जो आते हैं, और एक व्योमकेश बख्शी टाइप है ना, बिल्कुल चुपचाप अपना साइलेंट रह करके और बैठे बैठे ये सारा केस सॉल्व कर दिया। तो ये लोग उस तरह के लो प्रोफाइल रखने वाले लोग हैं, जैश वाले लोग। इनके जो टेररिस्ट भी कश्मीर में आते थे पतले दुबले से बिल्कुल आकर के जीन्स टी शर्ट पहन के भी घूम लेंगे, कोई साइकिल पंक्चर की दुकान खोल के बैठ गए। और इसमें कई सारे लोग सरायकी से आते हैं, उधर आपका नीचे वाला जो है ना सिंध कराची वाले एरिया से आते हैं, तो वो लगते नॉर्मली हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के लोग जो है यूपी बिहार वहाँ के लोग जैसे लगते हैं ये। जैसे एक टेररिस्ट है जैश का, मुन्ना बिहारी। अच्छा, आप उसको गूगल करके देखिए, मुन्ना बिहारी की जगह वो आपको लगेगा बिल्कुल नॉर्मल, जैसे बेगूसराय का या वहाँ का कहीं का कोई लोकल आदमी वो घूम रहा है क्या है नो, पतला दुबला सा बिल्कुल। उसको देख के आपको यकीन ही नहीं हो सकता कि ये इतना हार्डकोर बैटल हार्डन मतलब जो है कि टेररिस्ट है, जो अगर उठाएगा अपनी AK-47 तो हेड शॉट्स लेता हुआ 10 को मार देगा। इस तरह के इनके टेररिस्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। फिर एक और फैक्टर ये कि जैश का जो है मोस्टली ये जो आपने देखा होगा इन्फिल्ट्रेशन भी कठुआ सांबा जम्मू रीजन है वहाँ से करते हैं, पंजाब से करते हैं, पंजाब में भी इनका एक बेस है साउथ पंजाब में। तो ये खालिस्तानियों के साथ भी जो है काफ़ी एक अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो उन सारी जगहों से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है जहाँ जहाँ से ऐसा उम्मीद है कि यहाँ थोड़ी सी कमज़ोर है, नब्ज ऐसी है जो तकलीफ दे सकती है। और इनके आप ड्रीम्स देखें, देखिए जैश एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू से ही कहता आया कि उसका गोल कश्मीर तक कन्फाइंड नहीं है। लश्कर जो है वो तो चलो आपके ISI पाकिस्तान के उसमें डायरेक्टर में करता है, लेकिन मसूद अजहर ने शुरू से कह दिया कि भाई हिंदुस्तान को तब दर्द होगा जब आप मुंबई, दिल्ली, अयोध्या, लाहौर वहाँ पर आप अटैक करेंगे। वो जब इंडिया आया था तो वो अयोध्या गया था बाबरी मस्जिद के यहाँ पर, और बाबरी मस्जिद के बाहर वो रोया था मसूद अजहर कि इसको शहीद कर दिया गया, तब उसने बदला लेने की ठानी थी। तो वो तो पहले से वो तो कहते हैं हमारा टारगेट पैन इंडिया है। क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक नौकरी दे रहे हैं कि हाँ भाई आइए आप हमारे यहाँ पर आकर के दफ्तर का काम संभालिए। किसी को ये मोटिवेट कर लेना कि आपको अपनी जान भी देनी पड़ सकती है, आपको बंदूक चलानी है, आपको अपना परिवार छोड़ना है, इनकी क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है? कौन से लोगों को ये टारगेट करते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक पैटर्न आपको समझ में आया इस पूरी रिसर्च के दरमियान? देखिए इसमें क्या है कि एक ओवरऑल सिस्टम पूरा जो होता है ना, सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम, पहले तो वही वैसा बन जाता है। जैसे पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन हुआ वो भी रिलीजन के ग्राउंड्स पर हुआ। तो एक बेसिक अंडरग्राउंड तो नैरेटिव ये है कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, मतलब इस्लाम के लिए पाकिस्तान मीन्स इस्लाम। तो वो चीज़ सोसाइटी में, स्टेट के अंदर सब जगह आप इंजेक्ट करने की कोशिश करते। तो फर्स्ट आपने इंजेक्शन तो वहाँ दे दिया, डोज। सेकंड ये लोग क्या करते हैं फिर, जैसे जो साउथ पंजाब वगैरह है वहाँ पर 5-5, 6-6, 7-7 साल के जो बच्चे जो हैं, गरीब घरों के बच्चे, जिनको अब घर पे रहेंगे तो उनके माँ बाप उनकी परवरिश कर नहीं सकते, पैसा नहीं होता, वो उन मदरसों में चले जाते हैं। वहाँ पर उन मदरसों में बचपन से ये लोग रहते हैं, उनको बहुत ही कहते हैं ना मॉडर्न एजुकेशन से कोसों दूर, वहाँ पर इनको बिल्कुल एक्सट्रीम पुरातन पंथी जो है ना, ऑर्थोडॉक्स किस्म की कट्टरवादी जो है तालीम इनको देते हैं, इस्लामिक तालीम। उसके बाद इनमें से कई बच्चों का वहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, हैरेसमेंट होता है मौलवियों की तरफ से उन मदरसों के अंदर। उससे और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उनमें। फिर जब ये बड़े होते हैं तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कभी किसी लड़की से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ होता है, जो 6-7 साल की उम्र से आपके दिमाग में सिर्फ एक जहरी भरा जा रहा है। उसके बाद फिर इनमें से जो कुछ नॉर्मल लाइफ में कुछ जाना चाहते हैं तो वो उधर चल जाता है, नहीं तो कुछ और जिहाद में मोटिवेटेड होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वो फिर आगे एडवांस ट्रेनिंग के लिए बालाकोट, पेशावर वगैरह वहाँ पर भेज दी जाते हैं। वहाँ इनके कैंप्स हैं, वहाँ पर इनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बहुत टॉप क्लास फिजिकल ट्रेनिंग होती है इनकी, है ना। अच्छा। आप हमारे मान के चलिए इनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारी स्पेशल फोर्सेस के बराबर की इनकी ट्रेनिंग हो जाती है वहाँ पर, जो ना जैसे जो टफनेस। इसमें ISI भी इन्वॉल्व रहता है? ISI बड़ा फैसिलिटेट करती है इनको क्या। तो अब ISI के ट्रेनर्स होते हैं जो इनको कैंपों में जाके ट्रेन करते हैं, उनके अपने लोग होते हैं। कई बार तो जो होता है कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर जो आते हैं कश्मीर में, वो ISI के रेगुलर सोल्जर्स भी जो है, हाँ, वो इनका पार्ट बन कर के आ जाते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर जो है ना, हम लोग ये डिफ्रेंशिएट करते हैं आपका लश्कर, जैश, ISI। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सीधा बोलते हैं बड़े भाई, मतलब ISI को बोलते हैं बड़े भाई। अच्छा, या वर्ड यूज़ करते हैं एजेंसी।
ठीक है, तो ये अब उनको वहाँ भेज दिया आपने ट्रेनिंग के लिए, बड़ी टफ इनकी फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह हो गई कि आपको इतने टाइम में इतना पुशअप्स निकालना है, रास्ता चढ़ना है, ये करना है। मैंने पूरा ट्रेनिंग का लंबा जिक्र बहुत किया है इसके लंबा आपने अंदर। डिटेल सुबह लिखा है। 3 बजे से आपका जो सिलसिला शुरू पूरा होता है, schedule हाँ, आपने लिखा है। पूरा स्केड्यूल, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ के 12-1 बजे के बाद वो ट्रेनिंग ख़त्म होती है। उसके बाद फिर इनको बहुत ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें जैश ए मोहम्मद के जो रिकॉर्डेड स्पीचेस हैं वो बहुत प्रोवोकेटिव और बहुत अराउजिंग टाइप की हैं इधर से, जो इनको दिमाग में जहर भरती हैं। उसके अलावा इनको बताएंगे कि साहब गुजरात के अंदर इतने मुसलमान मारे, इंडिया में इतने, कश्मीर में औरतों के साथ रेप हो रहा है, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। वही इनका जो सेट कहानियाँ जो हैं ये सारी इनको बताते हैं और ये लोग और फिर ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं उसमें। फिर वेपन्स ट्रेनिंग होती है इनकी कि आपको इतने मिनट में इतना फायर करना है, ये करना है, आपको दौड़ते हुए फायर करना है, ये करना है। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है इनकी ना। और ये आरपीजी के ऊपर भी ट्रेनिंग करते हैं, वो सब करते हैं। जो पुराने जो मुजाहिद थे सारे जिहादी जो अफगानिस्तान से आए थे, ये सजाद अफगानी वगैरह, ये लोग तो ऑलमोस्ट मतलब आपका आर्मी के लेवल की इनकी ट्रेनिंग थी। मतलब जो है ना कि आपका जो जैसे आपका पीका गन्स फायर कर लेते थे, आपका जो यूबीजीएल फायर करना, आरपीजी वगैरह को फायर करना, ऑलमोस्ट मतलब इन लोगों ने तो टैंक वाली बैटल्स भी लड़ी हैं। उस तरह के लोग थे सिंपल लोग। सजाद अफगानी घर में कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, नॉर्मल घरों से ये लोग थे, ये लोग ना। लेकिन वो उस तरह की परवरिश बचपन से ऐसी है जहाँ दिमाग में ये भर दिया जाता है कि आपको ये जान लेना और जान देना डजंट मैटर। मज़हब के लिए, काम के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मरने के साथ जो टैबू अटैच्ड है वो ख़त्म है। मतलब ये दिमाग में भर दिया जाता है कि असल ज़िंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है। ये सब तो बेकार है, ये सब तो कहता है ना ज़लालत है, ये सब सिन है। मरने के बाद वहाँ पर आपको जन्नत में जाएंगे, वहाँ पर इतनी हूरें मिलेंगी और एक मरने के बाद जो उनके पेरेंट्स को समाज में इज्जत मिलना शुरू हो जाती है। भाई देखिए, एक्सेप्टेंस है। अगर 100 लोगों की एक सोसाइटी है, आप मान के चलिए, वहाँ पर अगर लोगों की बिलीफ ये बन जाए कि मरना बहुत अच्छी चीज़ है और जो मर जाता है उसके बाद उसके घर वालों को पूरे सोसाइटी में हीरो बना करके प्रेजेंट किया जाए, गले में मालाएं पहनाई जाएँ, उनको पुरस्कार दिए जाएँ, तो फिर तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी ना। इंसान का एक नेचर होता है, जो जैसा ज़्यादा जो कहते हैं ना, जो चीज़ पॉपुलर हो जाती है, ज़्यादा लोग जिसको मानते हैं उसको वो स्वीकार कर लेता है। तो ये लोग पूरा एक ओवरऑल सोशल सिस्टम ही वैसा बनाते हैं। फिर इनके जो फिदाइन बॉम्बर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग और अलग टाइप की होती है। उनको ये 5-5, 6-6, 7-7 महीने के लिए बाहर से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं और उसमें दिन भर जो है इनको ये जिहाद के वर्सेस और इस तरह की भाषण, लेक्चर ही सुनाते रहते हैं इनको। तो वो बिल्कुल मेंटली इस तरह के हो जाते हैं। फिर जब ये जाते हैं सुसाइड मिशंस के ऊपर, तब ये लोग कुछ ड्रग्स वगैरह भी लेकर के जाते हैं, है ना। अच्छा। हाँ, और इनके दिमाग में इनको पता है कि भाई इनको ही बता दिया जाता है कि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को या हिंदू को मारते हो तो वो जानवर है, मतलब वो काफिर है, ही डिजर्व्स टू डाई, मतलब आप बहुत सबाब का काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इनके दिमाग तो वहाँ पर वो नहीं है पूरा कि ब्रेन वॉश बेसिकली कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश उस तरह का। तो उस तरह का इनका एक ट्रेनिंग रहता है, बहुत रिगरस ट्रेनिंग मॉड्यूल रहता है। वही देखिए, आप सोचिए खुद के घर के बच्चे जो है मरने के लिए भेज रहे हैं, तो कोई कहता है कि साहब पैसे के लिए करते हैं। हमारे कई सारे स्कॉलर्स हैं, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो बड़ी इडियोटिक बातें करते हैं कि साहब ये तो साहब बिजनेस है और पैसे के लिए हो रहा है, कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है इसके लिए हो रहा है। मैं इन बातों से कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ। मतलब आप थोड़ी ये जो भी इस तरह की बातें करते हैं, मेरा यही कहना है थोड़ी ग्राउंड पर जा करके काम करें, रिसर्च करें, समझें इस प्रॉब्लम को। कोई पैसे के लिए जो है ना बेल्ट बांध के मरने नहीं जाता। इतने सारे हमारे लोग हैं जो भी, आप किसी को ऑफर कीजिए, आपको एक आदमी मिल जाए तो बड़ी बात है। ये एक अलग तरह का एक रिलीजियस मोटिवेशन है। उनको पता है कि जब पकड़े जाएंगे तो जेलों में बहुत टॉर्चर होगा, नाखून निकाल दिए जाएंगे इनको बहुत पिटाई होगी, इनको मारा जाएगा, तब भी ये जाते हैं। और जो कई सारे मिलिटेंट्स, शिक्षा से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। एक तो मैंने बताया आपको मदरसे वाले, फिर ऐसे मिलिटेंट्स भी हैं जो उमार शेख सईद जो था, जिसको मसूद के साथ छोड़ा गया, वो तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता था, शक्ल से दिखने में अच्छा खासा प्रोफेसर टाइप लगता था। ये जो यहाँ पर जो अफजल गुरु जो था वो भी जैश का ही था, वो भी पढ़ा लिखा आदमी था। देन अगर एजुकेशन का भी लेना देना नहीं है तो एक जो ये बात कही जाती है, अगर एजुकेशन पहुंच जाए, एक तो है कि जो क्लासिक ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है या एक टाइप की आइडियोलॉजी आपको रोज़ रोज़ अगर दी जाए तो आप उससे बदल जा रहे हैं, बट एजुकेशन तो उसको धुलने का काम कर रही है। फिर वो कैसे नहीं असर कर पा रही है जो बंदा LSC नहीं कर पा रही है, वही तो बात है। मतलब आप देखिए जो सितंबर 11 के सारे जो हाईजैकर्स थे वो सब पढ़े लिखे लोग थे। कोई आपका जिन्होंने हाईजैक किए थे ना अमेरिका में, कोई LSC का था, कोई कहाँ का था, है ना। बुरहान वानी पढ़ा लिखा आदमी था, उसका भाई मन्नान वानी जो कश्मीर में एज ए टेररिस्ट मरा, वो आपका PhD कैंडिडेट था।
उसके बारे में तो गौतम नवलखा और इन लोगों ने बड़ी बड़ी तारीफ में कसीदे पढ़े थे। और उसने जो लेटर लिखा था मन्नान वाई ने लास्ट में, हालांकि वो पीएचडी कैंडिडेट था, तो आइडियली तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कोई सेक्युलर किस्म की बात करे, लेकिन उसके अंदर भी उसने रिलीजियस डॉक्ट्रिन, जिहाद, शरिया, कुरान, इसी की बातें की। इस्लामिक सिस्टम के अंदर जो है ना, एजुकेशन भी जो है ना उस चीज़ को तोड़ नहीं पाता, और ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो तो ज़्यादा बड़े खतरनाक मिलिटेंट बनते हैं। जैसे मौलाना, आप कश्मीर में जाके देखेंगे तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि हम इसे जनरलाइज तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज तो मैं उस स्टेटमेंट को कहने से मैं बचूंगा, मैं परहेज करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अगर कोई ये मान के चलता है कि एजुकेशन से इस समस्या का हल निकल सकता है तो वो बिल्कुल गलत है। आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन भी इस पे असर नहीं कर सकती? एजुकेशन से इसका आप 100% फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एक प्रोफेसर रफीक दर था, वो सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर गया, मिलिटेंट बन गया, मारा गया एनकाउंटर के अंदर। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं सर। जो रियाज नायको जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, वो मैथ्स का टीचर था। आप बताइए एजुकेशन कहाँ गया? देन व्हाट्स द पैटर्न यू ऑब्जर्व? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फिर इस स्थिति तक कैसे पहुँच जा रही हैं चीज़ें? इसलिए देखिए, हर स्ट्रीम से एक्चुअली बात ये ना कि इनके जो रिलीजियस लीडरशिप जो है ना, वो बड़ा क्लेवरली एक्ट करती है, वो नैरेटिव सेट करने में माहिर है। और वो एक तो बचपन से आपका जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन है ना, वो उस लेवल का है कि अच्छे खासे, मतलब जो है ना, आप कितना भी पढ़ा लो तब भी वो ना उस चीज़ को लोग है ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब जो है ना, सब जानबूझ करके भी नहीं, बट हर कश्मीर का बच्चा तो ये नहीं कर रहा ना। हर कश्मीर का बच्चा नहीं कर रहा, ये हमने मान लिया जी। लेकिन आप जा करके है ना, आप तो एक रैंडम सर्वे करिए, इंटरव्यू करिए, आपको बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मिलिटेंसी के अंदर है। अब वो क्यों कर रहे हैं? उनसे क्या इंसेंटिव है? अब कुछ लोग ऐसा है जो इसको इस तरीके से करेंगे कि साहब नहीं, ये तो जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसका एक ढांचा दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे साहब इंडिया एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, ये कर रहा है वो, लेकिन वो सब क्या कवर है सामने दिखाने के लिए। अंदर से पूरा का पूरा वो चीज़ जो है ना, से वो आपका क्या कह सकते हैं उसको, जो अंदर से तो एजेंडा वो रिलीजियस ही है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा तबका, हर व्यक्ति नहीं है, लेकिन मतलब है ना, एजुकेशन से बहुत कोई कामयाबी हमें मिल नहीं पाई। मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ जो है ना, जैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं, मतलब इस तरह से जाकिर मूसा जो था वो नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ था, बताओ, ठीक है। फिर तो वो आप मिलिटेंट बना, हार्ड, उसने अलकायदा का लोकल आउटफिट खोल दिया कश्मीर में। बगदादी जो था आपका आईसिस का हेड था, वो कितना पढ़ा लिखा आदमी था। तो आप कह रहे हैं पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं? पढ़ाई से मतलब ठीक है, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो एजुकेशन, हम लोग सॉल्यूशंस निकालने की बात करते हो, एजुकेशन को हमको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन कोई अगर ये विश्वास करके बैठ जाए कि साहब एजुकेशन से आपकी सारी समस्याएं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कट्टरवाद की, तो वो एक गलत फहमी में जी रहा है। इसका जैश ए मोहम्मद का जो सबसे इम्पोर्टेंट की प्लेयर है मसूद अज़हर, उसकी गिरफ्तारी और फिर उसका छोड़ा जाना बहुत ही ड्रामेटिक है। तो सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी हुई कैसे? क्योंकि वो तो इतना शार्प आप बता रहे हैं कि वो था, उसको प्रॉपर यहाँ पर पहले से उसके लिए तैयारी कर दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद उसको छुड़ाया कैसे गया? इन दोनों चीज़ों के बारे में आप बताइए। नहीं, ये जब आया था, ये लोग उस समय बांग्लादेश के रास्ते से आते थे। बांग्लादेश में वो खालिदा जिया की गवर्नमेंट वगैरह थी, बड़ा एंटी इंडिया काम करती थी, तो ये और उसके आसपास की बात होगी। तो ये पहले तो आया था, बांग्लादेश आया था उसको सज्जाद अफगानी को लेकर के, है ना, ठीक है। सज्जाद अफगानी, पहले ये लोग पीओके गए थे और वहाँ पर सज्जाद अफगानी भी इसके साथ में था। सज्जाद अफगानी को फिर ये बांग्लादेश लेकर के आए, उसको इंडिया में आगे पार करवाने के लिए। सज्जाद अफगानी वहाँ से बांग्लादेश आया, इंडिया में आ गया, कश्मीर चला गया, और फिर ये बांग्लादेश से वापस फ्लाइट लेके चला गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर दोबारा ये खुद आया, है ना, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंसेस, हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार के बीच में उधर कोई पैचअप हुआ था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस थे। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इसको भेजा, ये इसकी क्रेडिबिलिटी है। तो पहले ये बांग्लादेश आया, वहाँ पर जो है ना उनकी विमान एयरलाइंस जो होती है वहाँ से, उसके बाद जो है दिल्ली आया, ठीक है ना, और फिर दिल्ली के अंदर जो है अपना वहाँ से यहाँ पर रुका था, अशोका होटल में रुका था ये ना, यहाँ पर। अच्छा। उस मतलब देखिए रुकने का इनका उस समय का भी आप लेवल देखिए, इनके पैसा है, पैसा अच्छा पैसा है नो। और उसके ऊपर में और आगे आपको जब टेरर फंडिंग पर जाएंगे तब ना,
यहाँ रुका, फिर यहाँ पर दिल्ली में इसको है ना, एक राजबाग का एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था। कश्मीर में एक राजबाग करके जगह है, श्रीनगर के अंदर है, जहाँ हुर्रियत का ऑफिस भी है। अच्छा। तो राजबाग का एक बिजनेसमैन था, वो इनका कोऑर्डिनेटर था, मतलब इनके यहाँ के लोकल इनको रिसीव करना, ले जाना, फैसिलिटेट करता था। पहले सज्जाद अफगानी को भी ले जाने का काम उसी ने किया था। वो इसके कांटेक्ट में आ गया, उसने इसका यहाँ पर लोकल सारी चीज़ें फैसिलिटेट की। फिर ये यहाँ से पहले तो उधर देवबंद गया, देवबंद से लखनऊ गया, फिर अयोध्या गया, है ना, उसके बाद दिल्ली फिर आया। फिर जो है ये दूसरे होटल में रुका, क्योंकि इसको ट्रेड क्राफ्ट पता था कि भाई एक ही जगह ज़्यादा नहीं रुकना है नहीं। फिर वहाँ से कश्मीर गया ये। कश्मीर के अंदर अपना श्रीनगर के अंदर वो इनका जो दारुल उलूम था वहाँ पर था, वहाँ सज्जाद अफगानी से मिलने आया। फिर ये साउथ कश्मीर जा रहे थे बेसिकली। तो मुझे कई सारे फैक्ट्स मुझे याद नहीं आ रहे, बिकॉज बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स बहुत हैं, बट अनंतनाग या वहाँ पर कहीं जो है से इनकी रात को एक बैठक हुई जिसके अंदर कई सारे लोकल मिलिटेंट्स आए। तो इसने लिखा है कि जब मैं देखता हूँ कि अपने गोद में ये लोग आपका AK-47 लेके बैठ के सारे मुजाहिद बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। AK-47 को हाथ लगा करके ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं कितना जादू, कितनी ताकत आ गई, मतलब शक्ति है। तो उस तरह की बातें इसने उसके एक्सपीरियंस से भी लिखी है। नेक्स्ट डे ये लोग फिर जा रहे थे वहाँ से निकल के, तो इनकी कार ख़राब हो गई। उसके बाद उतर के ये लोग शायद रिक्शा में जाने लगे। 3 लोग थे, एक ये था और एक सज्जाद था और एक तीसरा और था ना। तो कश्मीर में ही, कश्मीर के अंदर ही ऑटो में जाने लगे। तो उनको चेक पोस्ट पर रोका गया और कुछ, तो आई थिंक वो जो तीसरा बंदा था उसने कोई एक्सीडेंटल फायर ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक ही काइंड ऑफ एस्केप्ड। आई एम स्टिल थोड़ा सा मुझे फैक्ट्स ब्लर हो रहे हैं, बट ये पकड़े गए, सज्जाद अफगानी और वो पकड़े गए। अच्छा। ये मसूद अजहर ये। अब उसके बाद जो है ना कई दिनों तक तो पता ही नहीं चला। ये थोड़ा घबरा गया था ये पकड़े गए थे ना, कई दिनों तक तो पता ही नहीं चला कि जो है आपका मतलब ये कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि ये एक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा था इंडिया में। ओके। उसका आदम इस्सा ऐसा कुछ नाम था उसमें। और हम उसके पहले, मतलब इस वाक़ये के पहले मसूद अज़हर का यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तलाश या वैसा कुछ चल रहा था ऑलरेडी? नहीं, तलाश वलाश नहीं चल रही थी, बिकॉज ये क्या, देखिए ये यूके गया था, उससे वो मैं उस पर आऊँगा। ये बाहर ट्रैवल काफ़ी करता रहता था, तो इसके पास एक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट था, ठीक है, उस पर यहाँ पर आया था, ठीक है। तो इतना तो आई एम श्योर पता होगा एजेंसीज़ को, बिकॉज जो लोग भी अपनी खबर रखते हैं कि भाई जो हरकतुल मुजाहिदीन वगैरह का लीडरशिप स्ट्रक्चर क्या है, मगर इतना डिटेल में या तो ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पर कोई कल्चर भी नहीं है उस वक्त, मतलब ध्यान देने का। मोस्टली हमारा क्या एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, तो उस तरह का वो इंटेलिजेंस कल्चर भी नहीं है। तो जब इसको फिर पकड़ा गया, आर्मी ने इंटेरोगेट किया, आई थिंक इसको थप्पड़ मारा था, तो इसको बड़ा दुख हुआ कि भाई जो है कि आज तक हमारे अब्बू ने हमें थप्पड़ नहीं मारा, इन्होंने कैसे थप्पड़ मार दिया। बड़ा इसको गुस्सा आया क्या नहीं। अच्छा। और फिर थोड़ा सा इसने फिर बता दिया अपना भाई ऐसा ऐसा है। फिर इसको जो है कोट बलवाल जेल में वहाँ पर रखा गया था इसको ना। और वहाँ पर ये था कोट बलवाल जेल के अंदर। तो वहाँ पर बताते हैं कि ये वहाँ पर भी इसने सबको वो कहता है ना कुछ ये आपका जो कहता है लोगों को ठीक कर दुआ पढ़ना वगैरह ये सब शुरू कर दिया था। तो लोग इसके पास आते थे। अच्छा। कि भाई आप हमें ठीक कर दीजिए। कश्मीर की जेल में? हाँ, कश्मीर की जेल में रिलीजियस डिस्कोर्सेस देता था। मैंने तो ये भी सुना है कुछ सोर्सेज से कि आसपास के लोग भी आते थे कि साहब हमें कुछ तावीज़ दे दो, ठीक कर दो, इस तरह की बातें जो इसके पास आते थे, ठीक है। ये था फ्रॉम आउटसाइड द जेल? हाँ, आउटसाइड द जेल इसके पास। और कश्मीर की जेल के अंदर ये लोगों से बात करता था, ये सारा इसका चल रहा था सिलसिला। मगर ये सज्जाद अफगानी इसको ब्लेम करता था कि यार तुम्हारी वजह से पकड़े गए हम या ऐसा कुछ। वो सारी डिटेल्स भी इसमें लिखे हैं किताब के अंदर। अब जो है ना ये चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था, तो इसको छुड़वाने के लिए रेस्क्यू अटेम्प्ट शुरू हो गए। अल फरान वालों ने कुछ टूरिस्ट किडनैप किए थे कश्मीर के अंदर, वहाँ से कुछ हुआ नहीं। फिर ये उमर शेख शहीद आया आपका दिल्ली के अंदर वहाँ पर, और उसने उमर शेख ने जो है उसने भी कुछ फॉरेनर्स को उठाया था, तो वो भी पकड़ा गया उसके अंदर। तो ये 2-3 अटेम्प्ट्स तो हुए। इन्होंने फिर एक जेल ब्रेक भी ऑर्गेनाइज किया, सुरंग बना करके। अब वो जब जेल ब्रेक किया तो उसमें सज्जाद अफगानी तो चूँकि फाइटर था, फिट था, वो निकल गया आगे, उसको मार दिया, ठीक है, वहीं पर। ये जो है सुरंग में अटक गया, मोटा था ये, ठीक है। तो इसको खींच करके बाहर निकाला गया। तो उसके बाद इसको कहा वहाँ पर जो गार्ड से उन्होंने कि भाई मोटे तेरे बस का नहीं है ये सब काम तू मत किया कर। तो उसने कहा कि जनाब आप हमें बाइज्जत छोड़ के आएंगे। और ठीक उस घटना के बाद 2-3 महीने बाद जो है वो हुआ AC-814 और इसको छोड़ करके आए। अच्छा, ही वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मुझे बचा लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी था। ये देखिए इससे जब इंटेरोगेट करने भी आते थे ना लोग, तो ये जो बातें करता था ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा एक जिसको कोई मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया की सारी जो है ना जियो पॉलिटिक्स है, जो इस्लामिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस, उसका कोई प्रोफेसर बात कर रहा है कि वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, सोमालिया में, सूडान में ये है वो। इसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट में सब बातें इसने कही हैं, जो आई एम प्रीटी श्योर
जिन लोगों ने इंटेरोगेट किया होगा इसको, उसको इसकी बातें ही समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि आपको पास में एक इस्लामिक स्टडीज़ का प्रोफेसर बिठाना पड़ेगा, एक वेस्ट एशिया का प्रोफेसर बिठाना पड़ेगा आपको, और एक टेररिस्ट और काउंटर टेररिज्म का प्रोफेसर बिठाना पड़ेगा। इतनी नॉलेजेबल ऐसी बातें कर, क्योंकि ये वो आदमी है जो 1989-88 से ही जो है ना, इसने काफ़ी जगह जाना शुरू कर दिया था। यूके में जिहाद ये लेकर के आया था, वहाँ जाकर के 40 मस्जिदों में इसने तकरीरें की थी। इसने वहाँ देवबंदियों के बड़े बड़े आउटफिट्स हैं यूके, ड्यूसबरी और वहाँ पर। और यूके में अब कहते हैं लोग कि ही वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग जिहाद टू यूके। उसके बाद जो है ये जाम्बिया जाता था, साउथ अफ्रीका जाता था, और कई गल्फ कंट्रीज में सब जगह घूमता था, और सब जगह से पैसा इकट्ठा करके लाता था। तो आप सोचिए, इतना एक्सपोजर वाला आदमी होगा तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना चीज़ों की। इनकी जब आपने इन सारे अलग अलग उनको प्रोफाइल किया, तो उसमें कोई ऐसी प्रोफाइल आपके सामने भी आई क्या जिसको पढ़ करके आपको कुछ हैरानी हुई हो या लगा हो कि दिस इज समथिंग डिफरेंट? सबसे इंटरेस्टिंग प्रोफाइल तो मसूद अजहर की है। सबसे इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, बाकी तो बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं इनके। फिर उमर फारूक की प्रोफाइल मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज आप जो जिसने पुलवामा ब्लास्ट किया था, ठीक है, आप उसको देख, उसका मास्टरमाइंड था, देखेंगे तो बड़ा एक हैंडसम सा और एक ऐसा लड़का लगता है जैसे कि, मतलब अगर यहाँ सपोज मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, ड्यू की कॉलेजेस वगैरह में अगर वो आ जाए मुंबई के अंदर नॉर्मल अपना टी शर्ट जीन्स पहन करके, तो वो उस टाइप का आदमी है, बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट स्पोकन सा है। अगले दिन उसके साथ 5-10 लड़कियाँ एज गर्लफ्रेंड्स घूमेंगी, उस तरह का आदमी था। जब वो वहाँ पर और उसको आप देख के कह नहीं सकते कि ये आदमी सांगीन के अंदर एक्सप्लोजिव्स की ट्रेनिंग लेकर के आया है। नॉर्मल लुकिंग, चेहरे पर आपको नहीं लगेगा कि ये कोई इस तरह का कोई ड्रेडेड मिलिटेंट है क्या। कई लोगों को देख के लग जाता है आपको, ठीक है, वो तो ऐसा पढ़े लिखे घर का, अच्छे घर का आदमी लगता था। और जब ये लोग वहाँ पर, जैसे मैंने पूरा देखा इनका, जब लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, इन्फिल्ट्रेट करते वक्त एक ये पार्टी करते थे छोटी मोटी, है ना, जिसमें जो है ना बाकायदा आपके डोमिनोज का पिज्ज़ा आता था, बर्गर आता था, कोक आती थी, सब बैठ करके उसको आराम से जो है ना, उसमें डॉक्टर चाचा जो अलवी जो था, अम्मार अलवी वगैरह, वो लोग आते थे इधर से, जो उनका जो लॉन्च पैड संभालता था, वो भी इनकी फैमिली का ही मेंबर है। अच्छे से बैठ करके है ना, आपका पिज़्ज़ा बर्गर खा करके अपना पार्टी करना, ये करना, मतलब आप सोच रहे हैं ये चीज़ें जो है ना सर से, आपको हमें क्या लगेगा भाई टेररिस्ट मतलब क्या, एक गंवार मदरसे का आदमी बिल्कुल जाहिल सा जो है आकर के वो, लेकिन इस तरह के भी टेस्ट थे इनके। आप इनको देखो, फिर इसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसके अंदर एक स्विमिंग पूल के अंदर अपने सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें जो काफ़ी मारे गए 3-4 तो कश्मीर के अंदर, उनके साथ अपना एंजॉय कर रहा था। मतलब सिलेक्टिवली प्रोग्रेसिव भी हैं। प्रोग्रेसिव मतलब कहता ना, अपर बैकग्राउंड के भी लोग हैं ये, लेकिन ऐसे आपको मिल जाएंगे प्रोग्रेसिव, लेकिन जब रिलीजन की बात आएगी वहाँ पर फिर जो है एजेंडा बड़ा क्लियर है, सिलेक्टिव प्रोग्रेसिव। यस। तो ऐसे आप जो है ना सर से, मतलब ये आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब है ना, बाहर से कोई देखो उसके लिए चीज़ें बड़ी शॉकिंग और बड़ी, ये कहते हैं ना, परेशान करने वाली हो सकती हैं कि भाई कोई आदमी जो है आपको इतना नॉर्मल डिसेंट सा लग रहा है बात करने वाला, वो जब ज़रूरत पड़े तो किसी इनोसेंट छोटे से बच्चा जो कोई हो, इस तरह से हिंदू बच्चा है जो भी नॉन मुस्लिम, उसकी गर्दन को कैसे काट सकता है। बट यही एक विरोधाभास है जो हमें समझने की बात है। नहीं, लेकिन जब आप ये बात बोल रहे हैं डॉक्टर अभिनव, तो पाकिस्तान में खुद भी तो अपने ऊपर अटैक करते हैं। मतलब क्या पाकिस्तान में जितने भी टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसमें तो मुसलमान भी मारा जा रहा है। फिर वो उस, अगर यही सिर्फ एकमात्र रीज़न है जो आप बोल रहे हैं कि रिलीजियस वो है इनका, तो फिर उनको कैसे मार देते हैं? देखिए उसमें भी आप चीज़ देखिए, आप चेक करें पाकिस्तान में कौन मारा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है, जो जैसे लश्कर ए जंगवी, ठीक है, सिपाही साहबा, ये मारते हैं शिया लोगों को, ये मारते हैं शिया लोगों को, या अहमदिया लोगों को मारेंगे, ये हार्डकोर देवबंदी सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है। तो ये भी तो है ना फिर इनके अंदर डिफरेंसेस, ठीक है। फिर आपका जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो किसको मारती है? पाकिस्तान आर्मी को मार रही है, ठीक है, टीटीपी। वो एक बहुत एक्सट्रीम हार्डकोर आपका जो है ना, उसमें आपका देवबंदी इस्लाम में बिलीव करने वाला एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सुन्नी, ठीक है। वो तो इनसे तभी चिढ़ गया था जब परवेज़ मुशर्रफ ने यू टर्न किया था और अमेरिका को सपोर्ट किया था। तो अमेरिका को जब सपोर्ट किया ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के अंदर, तब से वो उनके लिए एक कहता है ना बिदत हो गया कि भाई ये इस्लाम का दुश्मन है, मारो इसको। तो वो पाकिस्तान आर्मी को मारते हैं इसलिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अमेरिकन के साथ दोस्ती करें, ये करें। फिर ये लोग जो है, एक तकफीरी का डॉक्ट्रिन होता है इनके अंदर कि उसमें आप मुसलमान हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आईसिस इसमें बिलीव करता है, ठीक है। लेकिन अगर मुसलमान होते हुए भी आपने जो है ना, आप बाय बर्थ मुसलमान हो सकते हो, लेकिन अगर आप जो है ना, जो सुन्ना है या जो शरिया है, हदीस है, इनको आप फॉलो नहीं करते हो, इससे डिविएट होते हो, तो आप फिर वाजिबुल कत्ल हैं, अब वो मारा जा सकता है। आप मारा जा सकता। ये
तो इनके अंदर भी जो है ना ये फाइटिंग का बड़ा एक वो है, मतलब जो है ना ये बड़े इनके अंदरूनी पेच हैं सारे के सारे। हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मार रहे तो वो मुसलमानों की मार रहे हैं, वो इतना उसको है ना एक ब्रॉड कंसेंस, मतलब कहते हैं ब्रॉड ब्रश के साथ वी कैन नॉट पेंट दैट, क्या ना। और दूसरा ये कि अगर वहाँ पर जब भी ऐसा होता है, देखिए एक तो पाकिस्तान आर्मी है आपकी, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी एक अच्छा खासा जिहादी तबका है पूरा, ज़बरदस्त बड़ा स्ट्रॉन्ग जिहादी तबका। इनके एक तो ISI के नसरुल्लाह बाबर के तरह का, तो वो खुद तबलीगी जमात का मेंबर था, ठीक है ना। इनके जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका जो है ना सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट देवबंदी फैक्शन है पूरा का पूरा, क्या है ना। ये आपके इनके सेक्युलर कंट्री के इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी किसी भी इस्लामिक सोसाइटी में जब सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं ना, जैसे कि जुडिशरी, आर्मी, डेमोक्रेसी, तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और मजबूत होता है, क्योंकि उनके पास एक ऑल्टरनेट सिस्टम्स हैं। मौलाना मौदूदी यही तो कहता था कि आपकी ज़िंदगी, चाहे वो किसी इंडिविजुअल आदमी की ज़िंदगी हो, चाहे किसी आपका जो है ना क्या नाम ये सोशल कलेक्टिव लाइफ हो, एक एक एस्पेक्ट आपका जो है वो आपका जो है ना रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मतलब इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग शरिया एंड कुरान। मतलब आपका जो जुडिशरी भी है तो वो भी उसके अकॉर्डिंग काम करे, कोर्ट भी उसके अकॉर्डिंग काम करे, उसका ये कहना था, ठीक है। अब ये चीज़ आप यंगस्टर्स को कैसे लुभाएंगे? जब देखिए नॉर्मल जैसे कश्मीर के अंदर, ठीक है, जब वहाँ पर जो नॉर्मल सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पैसा खाते हैं, पॉलिटिशियंस पैसा खाते हैं, तो उससे जो एक्सट्रीमिस्ट जो कठमुल्ले टाइप के लोग उनको बल मिलता है। देखो हमने तो पहले ही कहा था ये आपका जो सेक्युलर मॉडल ऑफ गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी ये कितना भ्रष्ट है, कितने बेईमान लोग हैं, इसको हटा के आप पूरा रिलीजियस मॉडल लेकर के आओ। यही चीज़ वेस्ट एशिया में हो रही है। वेस्ट एशिया के अंदर, सऊदी वगैरह के अंदर जो है आपने देखा होगा आईसिस जो है उनकी हुकूमतों के खिलाफ है ना। मुस्लिम ब्रदरहुड खिलाफ है इजिप्ट के अंदर, भाई वहाँ पर भी तो शासन तो मुसलमान ही कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी ये खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो हुकूमतें हैं ये बिगड़ गई हैं, ये आपके दीन के सही रास्ते से भटक गई हैं और ये अय्याश हो गई हैं, ये वेस्ट के साथ मिल गई है। ISKP तो तालिबान को भी पूरा इस्लामिक नहीं मानता है। वो कहता है कि साहब तालिबान भी जो है ये पूरा इस्लामिक नहीं है और ये वेस्ट के साथ बात कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, हमें और ज़्यादा एक कट्टर चाहिए, मतलब हमारे टाइप का ही होना चाहिए। अगर आप और एक्सट्रीम लास्ट, मतलब जो है ना ये तो वो इनके अंदरूनी जंग भी चलती रहती है आपस में, जो है ना वो दोनों पैरेलल चीज़ें हैं, एक तो बाहर के साथ और एक अंदर के साथ। टेरर फाइनेंसिंग पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मतलब इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए कि आप दूसरे मुल्क में जाकर के भी आप हमला कराने के लिए कैपेबल हों, आप लोगों को अपने हिसाब की आइडियोलॉजी में ढाल लें, इन सब चीज़ों में तो मोटा पैसा लगता होगा। कहाँ से पूरी फंडिंग होती है? देखिए टेरर फाइनेंसिंग की खास बात है कि एक जो पर्टिकुलर एक्ट ऑफ टेररिज्म होती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ठीक है ना। ठीक है। जैसे इंडिविजुअल वो फिगर्स आई मेंशन, अगर आप, मेरा एक पेपर है टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, टेरर फाइनेंसिंग एंड CTF रेजिम, वो ऑनलाइन मिल जाएगा, तो उसमें मैंने फिगर्स दे रखे हैं कि आपका जो सितंबर 11 हुआ था या फिर जो है मुंबई हुआ था उसमें कितने खर्चे हुए थे। हम लगा देंगे वो लिंक। हाँ, शायद एक में आपका मुंबई सितंबर 11 में 60-70 लाख पता नहीं कुछ हुआ था, मुंबई में भी है। तो उसके लिए तो आप देखिए सिंपल सी गणित है, क्या आपको कोई टेररिस्ट अटैक करवाना है, पाकिस्तान से आपने 2-4 मिलिटेंट भेजे, ठीक है। अब वहाँ पर इनके उसमें ये होता है, ये मैंने अपनी जो मेरी पिछली किताब है टेरर फाइनेंसिंग कश्मीर उसमें लिखा है। आप जब कोई बंदा आया उसको आप इनिशियली शुरुआत में आपने उसकी फैमिली को 1-1.5 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, कि ज्वाइन कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, क्या वो मदरसे से पढ़ा हुआ अनपढ़ एक अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड टाइप का आदमी है। आपने उसको एक AK-47 पकड़ा दी। जनरली दर्रा खेल में जो AK-47 बनती है वो लोग वो देते हैं, वो करीब 30,000 की पड़ती है आपको, 27,000 से 30,000 की। उसके अलावा और बेटर देनी हो तो चाइनीज़ मेड दे देते हैं, वो करीब 50-60 हज़ार की पड़ जाती है, ठीक है। और उसके अलावा आपको वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन जो क्रॉस करवाते हैं पूरे ग्रुप को, तो 4-5 लोग एक साथ क्रॉस करवाते, तो आपका गाइड ले लेता है 8-10 लाख रुपया, ठीक है, जो क्रॉस करवाता है। अब आप कुछ आपके पास बॉम्ब वगैरह हो गए, अब मतलब कितना एक्सपेंडिचर हुआ कुल मिलाकर के आपका एक मिलिटेंट को तैयार करने के अंदर हद से आपका 2-3 लाख मान लीजिए, है, जो कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं, वो कर देते हैं वहाँ पर आके, ऑपरेशन कर दिया, कोई अंजाम दे दिया, ठीक है। असल एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? जब आपको जो है ना एक पूरा मिलिटेंसी का इकोसिस्टम सस्टेन करना पड़ता है। आप एक रैंडम अटैक तो करवा सकते हैं, लेकिन आपको अगर लंबे समय तक टेररिज्म को चलाना है कि सोसाइटी में, तो आपको वहाँ पर मीडिया भी एक प्रो टेररिस्ट और प्रो सेपरेटिस्ट मीडिया क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एकेडमिकली भी लोग ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे जो बिल्कुल इसी विचारधारा के हों। आपको जमाते इस्लामी जैसे संगठन क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि पब्लिक डोमेन में घूमते हो, एज ए लीगल एंटिटी घूमते हो, लेकिन विचारधारा वही रखते हो। आपको जो है बिजनेस के साथ भी ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो इसी विचारधारा में बिलीव करते हो। उसका फिर एक बड़ा एक लार्जर पूरा ऐसा नेटवर्क बनता है।
आपको प्रशासन में भी ऐसे ही लोग चाहिए, आपको पुलिस में भी ऐसे ही लोग चाहिए जो इस विचारधारा के सिंपैथेटिक हो, है ना। फिर एक वो नेटवर्क बनता है उस तरीके से। उसके लिए बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं जैश के ऊपर। जैश की फंडिंग के भी मल्टीपल सोर्सेस थे। एक तो इनका खुद का अपना बड़ा ज़बरदस्त मदरसा नेटवर्क है, पूरा का पूरा देवबंदी मदरसा नेटवर्क। वहाँ से ये पैसा पूरा रेज करते हैं, इनको आती रहती है, डोनेशंस काफ़ी आती हैं, ठीक है। फिर आईएसआई इनको फंड करती है, ठीक है ना। कि विद इन पाकिस्तान से इनको डोनेशन पाकिस्तान से और बाहर से भी आती है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं आईएसआई इनको फंड करती है। फिर जो मसूद अजहर जो है ना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त लेवल का फंड रेजर है ये। और ये काम आज से नहीं करता है, ये काम आई थिंक 88-89 से ही कर रहा था। तब ये जाता था, जाम्बिया जाता था, वहाँ पर इसके भक्त लोग इसको बुलाते थे। वहाँ ये बड़ी बड़ी तकरीरें करता था कि इस्लाम के लिए इतना नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और ये वहाँ से जो डोनेशन आती थी वो पैसा लेकर के आता था। हर बार किस ट्रिप में कितना पैसा लेकर के आया वो जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है, इसमें किया है। लंदन से पैसा लेके आता था, आपका गल्फ कंट्रीज से पैसा लेकर के आता था, आपका जाम्बिया और वहाँ से पैसा लेकर के आता था, यूरोप में जाता था, वहाँ से पैसा लेकर के आता था, कई जगह से ये पैसा कलेक्ट करके आता था। फिर इनकी अपनी जो है ना मस्जिद, इनकी अपनी मैगजीन्स हैं, उनके काफ़ी लिटरेचर सर्कुलेट करते हैं, उससे पैसा ये जनरेट करते हैं। फिर बड़े बड़े इंडिविजुअल डोनर्स हैं, वो इनको पैसा देते हैं। जब जैश बना था तो उसकी फंडिंग तो अलकायदा ने की थी। अच्छा, इनिशियली अलकायदा, तो वो जो स्टार्टअप था उसकी सीड फंडिंग अलकायदा ने दी थी। इनके अलकायदा से बड़े पुराने रिश्ते हैं। लादेन बड़ा पसंद करता था मसूद अजहर को। अच्छा, कभी ये लोग, ये लादेन और इनका कोई ऐसा कोई आपको इस पूरी रिसर्च के दौरान टकराया कुछ की? हाँ नहीं, ये तो इनका कनेक्शन मिलना या फिर मिलना भी हुआ था इनका ना। और ये जो है ना सर से, मुझे वो एग्जैक्ट इंसिडेंट याद नहीं आ रहा, बट अलकायदा ने इनके बीच में जब ये अलग हुए थे ना, आपका हरकतुल मुजाहिदीन वगैरह से, तो डिवीजन ऑफ एसेट्स वगैरह वो सारे के सारे इनके बीच में समझौते इन्होंने करवाए थे कराची के अंदर बिनोरिया मदरसा में। अच्छा, निज़ामुद्दीन शामजाई जो वहाँ का वाइस चांसलर था, जिसको मार दिया गया, वो इसका मसूद का और आपका जो है लादेन वादेन, इनका बड़ा एक फादर फिगर टाइप का आदमी था। अच्छा, एक और इसके जो फादर थे मसूद के, उसको भी लादेन पसंद करता था बहुत। अगर अभी हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2021 से मैंने डेटा देखा, 21 से अब तक 14 बड़े टेरर अटैक्स हो चुके हैं, है ना, जिसमें 50 जवान हमारे शहीद हुए। अभी हाल ही में लास्ट 78 डेज़ में 11 अटैक्स हुए हैं और लगातार हमारे सामने सब खबरें आ रही हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब इतना क्लियर कट हमें पता है कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं वहाँ पर, इंटेलिजेंस हमारी इतनी मौजूद है, फोर्सेस हैं मौजूद, मतलब एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद तो कश्मीर का हाल ऐसा है कि चप्पे चप्पे पे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस मिल जा रही है। वहाँ के लोग यही शिकायत ही कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हर वक्त नज़र रखी जाती है, हमको आज़ादी नहीं मिलती है, यहाँ पर हम रोम नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगता है कोई नज़र रख रहा है। फिर कैसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा? क्या ये कहाँ लैक हो जा रहा है? क्या इंटेलिजेंस की कमी है या फिर वो, क्या आपको लगता है? देखिए, ये एक कैट एंड माउस का गेम है। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान है ना, हमेशा इम्प्रोवाइज़ करता रहता है, इनोवेशंस लेकर के आता है आपके टेररिज्म के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर। जब 370 हटा, उसके बाद जो है हमने इनके कई सारे जो टेरर फाइनेंसिंग मॉड्यूल्स हैं उनको बस्ट किया, जो स्टोन पेल्टिंग होती थी वो बंद हुई, सारे के सारे सेपरेटिस्ट को अंदर किया। वो सब पुराने जो मॉड्यूल्स जो थे, कोऑर्डिनेटर्स जो थे ना, कॉन्ड्यूट्स, वो सब अंदर कर दिए गए। अब इन्होंने देखा कि अब इसको मिलिटेंसी का तरीका बदलिए आप। पहले पुलिस एनकाउंटर करती थी जा करके। उस वक्त क्या होता था कि कोई आदमी मिलिटेंट बन रहा है तो वो फेसबुक पर अपना फ़ोटो चढ़ाता था कि भाई मैं आपका ये जो है ना फ़लाँ तंजीम ज्वाइन करूँगा और वो जो है ना आके मुजाहिद बन जाएगा, इस तरह की बातें वो करते थे। अब उन्होंने देखा उसके बाद जो है ना टेक्निकल इंटेलिजेंस जो उसका सहारा हमारी फोर्सेस काफ़ी लेने लगी थी, ठीक है ना। ह्यूमेंट धीरे धीरे कम हो रही थी। ह्यूमेंट क्या होती है कि आप, वो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एसेट्स पेनिट्रेट करवाते हैं, उसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। एक होता है एक्सफिल्ट्रेशन, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जो है उसको आप कल्टीवेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें से निकलना, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल तरीके हैं। तो ह्यूमंस का बड़ा एक खास एक एडवांटेज होता है कि आप अंदर, तो आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। हम लोग ह्यूमन का बहुत इस्तेमाल करते थे 2000 वगैरह के अंदर, क्योंकि तब हमारे पास टेक्निकल इंटेलिजेंस वाली कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, है ना, और उसके बड़े रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। लेकिन 2014-16 के बाद हमारे पास जो है ना टेक एंड कैपेबिलिटीज़ बड़ी हमारी कहते हैं ना मजबूत होती गई। इजराइल से हमें काफ़ी मदद मिली, ठीक है। उसके बेसिस पर जो है ना इनकी लोकेशन ट्रेस होती थी, इनको मारते थे। अब पाकिस्तान को पता चल गया कि जो है कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई
ये जो मेन 3 ग्रुप्स हैं टेररिस्ट आपके, जैश, लश्कर और हिजबुल, आप बैक सीट पे आ जाओ। आगे फ्रंट ग्रुप्स खड़े कर दिए, टीआरएफ हो गया, कश्मीर टाइगर्स, अल्लाह टाइगर्स, आपका लश्कर मुस्तफ़ा, पीएएफएफ, ये सारे के सारे हैं सब इन्हीं से कनेक्टेड। जैसे टीआरएफ वगैरह जो है उसके अंदर आपको सारे ग्रुप्स के लोग मिल जाएंगे, जब ऑपरेशन जब भी करवाना है तो उसमें आपको लश्कर का, ज़्यादातर लश्कर के मिलेंगे। पीएएफएफ को बताते हैं कि वो जैश का प्रॉक्सी है। कश्मीर टाइगर्स, अल्लाह टाइगर्स, ये भी जैश के ज़्यादा क्लोज हैं क्या, बट बड़े फ्लूइडिटी है इनके अंदर, ठीक है, वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं ये। इनके नाम कैसे रखे हैं आप देखो कि ये लोग जो है ना कोई रिलीजियस नाम नहीं रखे हैं इनके। पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स है ना, एक द रेजिस्टेंस ग्रुप, द रेजिस्टेंस फोर्स, टीआरएफ, ये इनके नाम रखे। कश्मीर टाइगर्स, इनके नाम सुन के कोई लगेगा नहीं आदमी को ये कि ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या लोगों को लगेगा कि अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने? क्योंकि उनको पता था कि अब एफएटीएफ का कहता है ना शिकंजा बड़ा कसने वाला, और वो एक्सपोज हो चुके हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यस, हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि अब इससे बचना है तो हमें कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा, बिकॉज बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी हैं चीज़ें। तो जो असली जो कल्प्रिट थे इनको पीछे छुपा दिया, लश्कर, जैश और एचएम को, आगे ये फ्रंट खड़े कर दिए, नए ग्रुप्स ही बना दिए। ग्रुप्स ने मतलब ग्रुप्स तो मतलब लोग तो वही हैं पुराने वाले, ठीक है, ये नाम शेल कंपनी टाइप बना दी। हाँ, ये वो शेल कंपनी आपने नाम खड़े कर दिए, ठीक है। दूसरा इनोवेशन क्या किया इन्होंने कि अब जो है ना सारी मिलिटेंसी पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करने लगे। जैसे पहले यहाँ पर एक आदमी ओजीडब्ल्यू होता था, पुराने ओजीडब्ल्यू, वो कोऑर्डिनेट करते थे, वो सारे इन्होंने इनको बंद कर दिया पुराने ओजीडब्ल्यूज को। तो जनरली हमारी फोर्सेस क्या करती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस वगैरह, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, पुराने ओजीडब्ल्यूज को आपको उनको लेकर के आना, उनको थोड़ा इंटरोगेट करना, थोड़ी ठुकाई पिटाई हो जाती, उनसे कोई लीड मिलती थी, ये करती थी, तो जाके उनको आपने एनकाउंटर कर लिया, पकड़ लिया। इन्होंने वो रास्ता ही बंद कर दिया, ओजीडब्ल्यूज ही हटा दिए पुराने। अब क्या, अभी मिलिटेंसी में क्या होता है, पाकिस्तान में एक आदमी बैठता है, वो यहाँ पर 70-80 लड़कों से बात कर रहा होता है, ठीक है ना, और सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया भी होते हैं, इनके दुनिया भर के एप्लीकेशंस होते हैं, बड़े जो कहते हैं ना एनक्रिप्टेड ऐप्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू बात करते हैं। मतलब ये ऐप्स नहीं होते जो हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी मतलब अलग अलग तरह के व्हाट्सएप पर कस्टमाइज्ड भी बना लेते हैं ये लोग अपने, जैसे बीच में को टर्की वाला था, BIT वगैरह, BIP करके था, जैसे तो अलग अलग ये लोग आपका जो है ना डार्क नेट पर भी बात करते हैं, ये सब करते हैं इनके। अब वो 80 लड़कों से बात करा, उसको कोई आपको कोई ऑपरेशन करवाना, उसको बोलेगा कि भाई तू जो है वहाँ पर जाना, तुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का सपोज कोई कोचिंग में पढ़ रहा है या कहीं पढ़ा रहा है स्कूल के अंदर, नॉर्मल सिविलियन है वो, ठीक है ना, लेकिन उसके दिमाग में फीलिंग है, ठीक है ना, तो उसको टेक्नोलॉजी ये चीज़ें आसान बना दी है, रेडिकलाइज ऑलरेडी वो हो रखा है, ठीक है, कि तुझे क्या करना है, किसी को मारना है XYZ को, वहाँ तुझे फला जगह के ऊपर एक बंदा मिलेगा जो तुझे वेपन देगा, उसको मार करके उस वेपन को वहीं डिस्पोज करके, या XYZ आगे कोई मिलेगा उसको देके तू चला जाना। अब ये मॉडल है इनका, तो आप कैसे ट्रेस करोगे इनको? बट इंटेलिजेंस का तो यही काम है ना। काम है, लेकिन चैलेंजिंग हो गया है ना अब ज़्यादा। वहाँ का बंदा 80 अलग अलग लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपस में उनका कोई लेना देना नहीं। अब ये जो वेपन डिलीवरी करवाते हैं वो भी यंग लड़कों से, लड़कियों के थ्रू करवाते हैं, भेज करके कोई, और कोई ऐसे नहीं कि बड़े तरीके से जा रहा है, स्कूटर पर जाके कोई चला करके आ गया। जमात इस्लामी के कैडर से पहले अपना प्रॉपर दाढ़ी वाड़ी इस्लामिक गेट में घूमते थे, अब वो क्लीन शेव करवा करके सूट बूट में बिल्कुल एज इंटेलेक्चुअल घूमते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ना इनको इस तरह से ट्रेस करना। जो ये लोग अपने जो नए सेट लेकर के आए हैं, आपके जो वायरलेस सेट्स वगैरह जो हैं, वो उनका एनक्रिप्शन हम कभी तक उनको री एनक्रिप्ट कर ही नहीं पाए हम लोग। अच्छा, मैंने, मेरा एक लेटेस्ट आर्टिकल है, फर्स्ट पोस्ट पर ही था, वो 2-3 कश्मीर के आर्टिकल, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया उसको हम डी एनक्रिप्ट कर ही नहीं पाए उसका आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तोड़ी नहीं है। फिर इनके जो अभी जो नए मिलिटेंट्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेवल्स उनके, दे आर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लेवल्स, शानदार एक्सेप्शनली हाई ट्रेनिंग लेवल्स हैं उनके। वो लोग अब जी पैरा कमांडोज जा रहे हैं, उनको वो निशाना लगा रहे हैं। फिर चौथी बात ये कि ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं पीर पंजाल वाले एरिया के अंदर, जहाँ की इतना टफ टेरेन है, हिली टेरेन है, वो जोग्राफी इनको सूट करती है। जंगल में छुपे हुए आप कैसे करोगे? कश्मीर में तो क्या, वहाँ पर आर्मी का शुरू से पुराना एक बेस था, अपना एक ह्यूमन नेटवर्क भी उन्होंने सेट कर रखा था, और अपने लोग लगा रखे थे नीचे, उससे उनको इन्फॉर्मेशन आ जाती थी। और पीर पंजाल वाला एरिया थोड़ा सा नेग्लेक्टेड था इतने टाइम से, क्योंकि वहाँ पर मिलिटेंसी थोड़ी सबसाइड हो गई थी। अब इन्होंने उसको एक्टिव कर दिया है, हालांकि इनके प्लान में पहले से ही था। तो अब पुराने जो है ना इनके जो OGWs जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई ज़्यादा मतलब वो पेनिट्रेशन नहीं है अभी, है ना, इसलिए। और दूसरा फैक्टर ये कि जो आपका टेकिंट जो है उसका तोड़ इन्होंने निकाल लिया है। अब ये लोग रेडियो साइलेंट रहते हैं, या कोई फ़ोन वोन पर कम्युनिकेट करते ही नहीं है, या अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे सेट्स इनके पास डिवाइसेस हैं जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते।
वो पूरी टेक्नोलॉजी, मेरे कुछ रीसेंट आर्टिकल्स हैं फर्स्ट पोस्ट वगैरह, उसमें मैंने उन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का भी जिक्र किया है। जैसे तो कोई अगर दर्शक पढ़ना चाहे तो उन आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं, है ना, कि वो मतलब वहाँ पर कुछ उसमें जो आते हैं तो हमारे यहाँ मोडेम फिट कर देते हैं आपके मोबाइल टावर्स में, उसके थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये सारे के सारे ये लोग तोड़ निकाल रखे हैं। एक अभी हमारे सिस्टम में ये भी हुआ कि 370 के एब्रोगेशन के बाद जो है ना, कई सारे जो हमने पूरा जो लोकल जो अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का सिस्टम भी हमने चेंज किया, तो कई सारे हम लोग नए ऑफिसर्स वहाँ पर जो है ना वो उनको पोस्ट किया गया, डिप्यूट किया गया। अच्छा। तो कश्मीर क्या एक बड़ी एक कॉम्प्लेक्स जगह है, मतलब जो है ना बड़ी वहाँ पर जो है ना जटिल जगह है। तो वहाँ पर आप एकदम से सपोज़ बिल्कुल आप बिना आपका पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं है, तो वहाँ पर जा कर के काम करना मतलब इट इज़ नॉट अ फैंसी जॉब। जैसे जनरली आप दूसरे स्टेट्स में होता है, नए नए जो IAS IPS आते हैं अपना वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया सिंघम स्टाइल के अंदर। कश्मीर वो वाला ग्राउंड है ही नहीं। वहाँ पर क्या आपको बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी ग्रास रूट्स पर जा कर के, और वो चीज़ धीरे धीरे होती है। तो कई सारे जो पुराने जो वेटरन्स वगैरह थे वो थोड़े से साइड लाइन हुए, जो कि नॉर्मली स्टेट सर्विस के लोग थे ना, और जो नए बच्चे जो हैं इस तरह से अभी जो रिसेंट बैचेस के वो गए, तो वो बेचारे इतना अपना डेवलप कर नहीं पाए इस तरह से। नेटवर्क लिमिटेशंस भी होती हैं फिर कई सारी। अब जैसे लड़कियां सपोज डिस्ट्रिक्ट SP वगैरह बनी हुई है, तो वो आई एम नॉट बीइंग अगेंस्ट फीमेल्स, या मैं कोई ऐसी इस तरह की एंटी फेमिनिस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन देखिए कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज़ होती हैं कॉन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर जो ना, आप ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं, अगर जिला SP अगर लड़कियां वगैरह हैं इस तरह से, तो उनके बस का उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि स्पाइस नेटवर्क कल्टिवेट करना, गंदी जगहों पर जाना, ये करना, इन्फॉर्मर का नेटवर्क बनाना वगैरह। वो जो है ना वो एक जो खास किस्म के लोग होते हैं जिसको वो लोकल फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वही कर पाता है। तो फिर जो नए हमने यहाँ पर भेजे तो उनसे बच्चों से ये चीज़ हैंडल हो नहीं पाई बहुत ज़्यादा। तो उसके कारण भी जो है, तो हमारा एक जो ह्यूमन नेटवर्क था ना, वो ना वो बड़ा थोड़ा सा कहता है ना, इसको बिगड़ गया पूरा उनके, तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया ह्यूमन नेटवर्क। उसके कारण जो कुछ पॉलिसीज़ भी जो है ना, स्टेट की जो पुलिस की लीडरशिप जो थी क्या कहते हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी ये रही कि साहब जो है कि आप जो आपके जो पुराने जो डबल एजेंट्स वगैरह थे उनको आप डिस्पोज करो, ये करो वो करो। अब देखिए आपको खबर तो उसी से मिलती है जो उस साइड भी कनेक्टेड हो, ठीक है, और वो एक बड़ा एक प्रोसेस होता है, बहुत पेशेंस वाला काम होता है वो, मतलब जो ना बड़ा गंदा और बहुत ही मतलब कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स काम होता है वो। तो और फिर वो सब नए नए बच्चे जो आए तो वो बाहर के थे, उनको अनुभव नहीं था, उनको एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर ये चीज़ें बढ़ती गई। और अभी हम देख रहे हैं कि जो है सारा का सारा। और फिर एक चीज़ और है कि आपने पूछा मिलिटेंट अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए 370 हटाने के बाद सरकार को चाहिए था कि वो कोई 20 साल का रोड मैप बना करके और कश्मीर के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखती कि हमें जो है ना मिलिटेंसी को और उसके सारे अवशेष जो है यहाँ पर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म उसको फिनिश करना है। लेकिन ये लोग वो हिम्मत दिखा नहीं पाए। इन लोगों से कहीं ना कहीं चूक ये हुई, ठीक है, कि आपका विदेश वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को बूस्ट करना, पैसा तो बहुत आ गया है वहाँ पर, लेकिन लोगों के दिलों में वो नफ़रत है, आक्रोश है कि भाई 370 क्यों हटाया। तो जब पैसे का कॉम्बिनेशन बनता है एक आक्रोश के साथ में, आपने पैसा देके एम्पावर तो कर दिया है, लेकिन दिलों में कोई हिंदुस्तान के लिए कोई प्यार अगर नहीं है सर ना, तो फिर वो तो एक बहुत ही एक डिस्ट्रक्टिव, तो कहते हैं इट्स अ डेंजरस कॉकटेल, ठीक है ना ये। फिर आपका जो है अभी जो अप्रोच सरकार के लिए भी थोड़ा सा मजबूती से आपको काम करना चाहिए था। एक नैरेटिव बिल्डिंग भी ये कि भाई जो देश के साथ हैं उनके लिए हमारी बाहें खुली हैं, लेकिन जो देश के खिलाफ है उनके लिए बंदूक और गोली के सिवा कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन ये लोग इसमें पड़ गए कि फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, उनके सामने आप अच्छे, हमने सब फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवा दिए, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं बाहर से सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में। तो उससे फिर क्या हमारा जो है ना एक जो काउंटर टेररिज्म का जो काम था ना वो ढीला पड़ गया। अब जमाते इस्लामी के जो कई सारे पुराने मेंबर्स हैं उनको इन्होंने इलेक्शन के अंदर अभी जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट है सयार अहमद, मैंने उसका नाम सुना, वो पुराना जमात का कैडर है, कुलगाम से लड़ रहा था। इंजीनियर राशिद जो है पार्लियामेंट में पहुंच गया, ठीक है, अब आपका जो हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको छोड़ दिया गया अभी। तो ये तो वो लोग हैं सारे जो हार्ड कोर एंटी इंडिया और उस तरह के लोग जो है ना बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी पर चलने वाले बड़े कट्टर जहरीले लोग हैं सारे के सारे। बल्कि बात तो ये भी चल रही कि इंजीनियर राशिद वगैरह और इन सब लोग को छोड़ने का इलेक्शन के टाइम पे पर्पज़ इनका ये था कि पर्पज़ ये था कि आपका जो एस्टैब्लिश नहीं है अब्दुल्लाज वगैरह इनको काउंटर करने के लिए। लेकिन ये एक बहुत शॉर्ट साइटेड अप्रोच है, ये हमने पहले भी किया है। फीमेल्स पर्टिकुलरली द गर्ल्स ऑफ द हाउसेज वर अट्रैक्टेड टू जैश ए मोहम्मद कार्डर्स बिकॉज दे वर यंगर, वेल मैनर्ड, सॉफ्ट स्पोकन एंड वोर बेटर क्लोथ्स एंड परफ्यूम्स. Plus, the attraction to a gun-wielding mujahid quickly made the girls vulnerable. Sexual intimacy between the girls of the host's household and the Jaish-e-Mohammed cadres allegedly became a common occurrence. Sometimes the families knew about it and approved.
and if they did not like it, they could hardly raise a word against an armed jihadi. Also, it was considered a religious duty to offer all kinds of pleasures to jihadis, perceived as dying for Islam and Kashmir and fighting against the infidel forces. However, the senior commanders always discouraged love affairs and sexual intimacy for both religious and security reasons. तो ये आपने इसमें एक फीमेल पर्सपेक्टिव भी लाया है. एक और आपके इससे ही मैं पढ़ना चाहता हूँ. तारिक मीर, a Jaish Mohammed OGW, who gave shelter to Pulwama attack masterminds like Mohammad Umar Farooq, Sameer Ahmad Dar and others at his home in 2018-19 and help in arranging logistics, knew about his daughter Insha Jan's affair with Mohammad Umar Farooq. Insha Jan actively helped Umar Farooq by passing on information about the movement of security forces. The father-daughter duo helped the terrorist with logistics on at least 15 occasions. तो ये मतलब इसमें फीमेल्स का भी इस्तेमाल करते थे इस पूरे चीज़ों को अंजाम देने में. फीमेल्स को जैश OGW के तौर पर काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल करता रहा है ना. अच्छा. और दूसरा एक इन जनरल भी देखिए वहाँ पर एक ट्रेट शुरू से रहा है कि थोड़ा सा इसका एक रिलीजियस एंगल भी आ जाता है कि कोई मुजाहिद अगर लड़ने जा रहा है, कोई गाजी बन के आ रहा है, तो उसकी आप अगर जो है ये संभोग सेवा करते हैं तो आपको जो उसका स्वभाव मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा आपको, ठीक है ना. तो ये भी एक फैक्टर है कि भाई ठीक है कि इससे हमें आगे इट्स एक पायस ड्यूटी है. फिर बात है कि जब ये जहाँ जिन घरों में रुकते हैं वो लोग इनको पैसा देते हैं, इन घर वालों को, इनको लोग पैसा भी देते हैं, तो पैसे का भी एक फैक्टर है. और तीसरा डर का कि भाई जो है कि एक आर्म जिहादी है, अगर हमने नहीं किया तो ये आपको इन्फॉर्मर बना के मार देगा, ये कर देगा, आपको बदनाम, तो वो भी एक फैक्टर है. कॉन्फ्लिक्ट एरिया में हमेशा सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी जो होती है वो एक फ़ीमेल की होती है. सबसे फीमेल को सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी झेलनी पड़ती है क्या नजर, और वो तमाम तरह की एट्रोसिटीज़ उनके पास में होती हैं दरअसल ना, और आपके पास कुछ और करने को नहीं होता है ना. और जो है लोग मर जाते हैं, सारे के सारे घर के मेंबर्स मर जाते हैं. फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी कई बार परेशानियाँ आती हैं कहते हैं. तो ये चीज़ तो इनके साथ डेफिनेटली ये है, मतलब जो है ना जैसे कि मिलिटेंट्स की जो इस तरह की जो है ना इनके साथ इन्वॉल्व होना, ऐसे कई केसेस हैं. पहले जो है ना जब जैश के मिलिटेंट्स आए, लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हुए और उसकी वजह से वो पकड़े भी गए. अच्छा. हाँ, और उसकी वजह से मारे भी गए, उसकी वजह से जो वो इन्फॉर्मर भी बन गए पुलिस के, है ना. मतलब इससे यहाँ की फोर्सेस को भी फ़ायदा मिला. हाँ, बिकॉज देखिए डेलिबरेटली इसका इस्तेमाल किया गया क्या कहीं? इस्तेमाल भी किया गया, कई बार करते हैं, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं. ये लोग अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, मिलिटेंट्स, कॉल इंटरसेप्ट होते हैं, लोकेशन पता चलती है, मारे जाते हैं. कई बार लड़कियां जो है इनसे किसी बात पे नाराज़ हो गई, क्योंकि ये लोग भी फिर 2-2, 3-3, 4-4 महिलाओं के साथ अपने जो है इस तरह के ताल्लुकात कायम करते हैं, तो उसको लेकर के नाराज़गी भी होती है. फिर वो स्पाइंग भी करना शुरू कर देती हैं इनके लिए. फिर इनको भी जैसे लड़कियां इन्फॉर्मर भी बन जाती हैं, पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं. कश्मीर में एक ये भी चीज़ है कि हर आदमी के कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जनरली ये होता है, वहाँ पर एजेंसीज़ के लिए काम करना एक इकोनॉमी का, आपका आय का मुख्य स्रोत बन जाता है. ये आप पैलेस्टाइन में जाकर के देखें तो वहाँ पर भी ये सिचुएशन है. दुनिया के तमाम कॉन्फ्लिक्ट एरिया, अफगानिस्तान में जाकर के भी यही है, कौन किसके लिए काम कर रहा है कुछ पता नहीं, किसकी लॉयल्टीज़ कहाँ है कुछ पता नहीं. कश्मीर के अंदर भी यही स्थिति है ना. तो अगर सपोज़ किसी को, और दूसरा होता क्या है कि जब है ना, जब किसी सोसाइटी में जब एवेन्यूज़ ग्रोथ के कम होते हैं तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा पैसा किसी से मिलना शुरू हो जाता है, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या किसी मिलिटेंट या किसी सिक्योरिटी एजेंसी से, आपका उस तरह के ऊंचे लेवल के लोगों में उठना बैठना हो जाता है, तो फिर आप एम्पावर्ड भी फील करते हो कि यार मेरी इतनी अच्छी जान पहचान है. तो फिर ये लड़कियाँ और इस तरह के लड़के जो इन्फॉर्मर्स बनते थे उस लालच में भी आ जाते थे. अब होता था, जिससे कुछ पुराने किस्से हैं जिसमें जब जैश के टेररिस्ट यहाँ पर आए, उस लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो गए. अब ये लोग वो थे जो ज़िंदगी भर मदरसों में रहे, इन्होंने कभी लड़की देखी नहीं, क्या कहते हैं ना, कभी वो एक्सपोजर रहा नहीं. तो एक तो एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर था, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन. यहाँ पर आए, पहली बार एक्सपोजर हुआ तो कुछ तो बहुत इमोशनली पागल हो गए इन लड़कियों के चक्कर में, ठीक है. एक का तो किस्सा ये है कि उसको बाकायदा एक सेफ हाउस में ला के रखा गया था, ठीक है, हमारी फोर्सेज ने इसको कल्टिवेट कर लिया था, है ना, और वो उस लड़की के साथ वहाँ पर था. उसका जो हैंडलर जो था, जो कि हमारी फोर्सेस से ही था, सिक्योरिटी फोर्सेस से ही, वो उसके इतने अच्छी, मतलब कहते हैं ना, इसके साथ वेवलेंथ बन गई कि वो जो लड़की जो थी उसने उसको अपना भाई बना लिया. और वो जो मिलिटेंट जो था, जिसको वो कमांडर था बड़ा, उसने कई लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, और उसके बेसिस पर जो है ना
जैश की पूरी मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए लीडरशिप को ही इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा। हाँ, फिर बाद में जो है उसकी शादी करवा के उसको बाहर भेज दिया गया। ऐसे और कुछ कुछ कमांडर्स इनकी से कमांडर्स लड़कियां नहीं होती, लड़कियां नहीं होती, रिक्रूट नहीं करते। लड़कियां वो कमांडर्स नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये लड़कियों को सुसाइड बॉम्बर बनाने के ऊपर जैश बहुत इस कायदे से इस पर काम कर रहा है। बिकॉज ये पुलवामा के अंदर पहले जो ना इन्होंने 2 मौक़ों पर ये भी कंसिडर किया था कि एक तो इंशा जान को सुसाइड बॉम्बर बना के भेजे, फिदाइन बना के। अच्छा, यही जो हाँ, और एक मौका था कि इसकी जो दोस्त थी एक इंशा जान की, उसका नाम भी मैंने किताब में लिखा, उमर फारूक, उसको भी मोटिवेट कर रहा था कि तू सुसाइड बॉम्बर बन के जा। अब उनको ये कैसे करता था, उनको ब्लैक विडोज़ की और वो जो सीरिया वीरिया में जहाँ पर लड़कियाँ जैसे जो जिहाद के लिए जाती हैं उनकी कहानियाँ इसको सुनाता था ये। तो वो कोई इनके लिए नो होल्ड्स बार्ड है, मतलब जो ना वो कोई दिक्कत नहीं है इनको। सबसे पहला जो जैश का कमांडर था गाजी बाबा जो था, उसने भी एक लोकल कश्मीरी लड़की से शादी की थी। अच्छा। जैश-ए-मोहम्मद फिदायीन कमांडो आदिल अहमद दार, a local boy from the Pulwama district of Indian administrated Jammu and Kashmir, rammed 300 kg of vehicle-borne explosive, including 80 kgs of high-grade RDX, into the CRPF convoy. 30 minutes later, his video owing up the attack went viral on social media, where he says, "By the time it reaches you, I'll be in Jannat." मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट पुलवामा अटैक हियर। तो पुलवामा अटैक के बारे में क्या बाद में सत्यपाल मलिक साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके बयान भी आए कि उस वक्त वो कुछ और कह रहे थे, इंटेलिजेंस की क्या इतना बड़ा हमला कैसे हो पाया, मतलब जिसमें हमने 46 जवान अपने खोए, हाउ वाज दैट? देखिए, मैं इससे पहले एक चीज़ कहूँगा कि एक तो हमें इस मामले में थोड़ा सा ऑनेस्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो था। और इंटेलिजेंस फेलियर देखिए, और ये कोई पहली बार नहीं है, देखिए ना, IC 814 की जब हाईजैकिंग हुई तब भी इंटेलिजेंस फेलियर था, ठीक है। जब 26/11 मुंबई हुआ तब भी इंटेलिजेंस फेलियर था। पुलवामा के समय भी इंटेलिजेंस फेलियर था। उसके पहले इनपुट्स भी आए थे, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया, आप देखेंगे तो मैंने कहीं इस तरह के जो फिदाइन के अटैक्स होंगे वो होंगे, तो उस तरह की बातें आ रही थी, ठीक है ना। कश्मीर के मेरी फर्स्ट बुक के अंदर जो है रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन, जो मैं पुलवामा के करीब आप मान के चले 8-9 महीने पहले वो किताब लिखी गई थी, रिसर्च किया था तब। तो मैंने आने के बाद जो मेरी यहाँ पर सीनियर अफसरों के साथ ब्रीफिंग हुई थी उसमें मैंने ये बात कही थी कि वहाँ पर होम ग्रोन सुसाइड बॉम्बर्स जो है ना, लोकल लड़के, वो ट्रेंड यहाँ पर एमर्ज हो रहा है। आप उस पर काम करना शुरू, उस पर देखें आप। तो वो चीज़ तो एमर्ज हो रही थी वहाँ पर। ये गाड़ी जिसके इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, आप देखेंगे तो कितने लोकल लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर, जिसमें RDX आया, गाड़ी को परचेज़ किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से एक चूक तो रही थी इंटेलिजेंस फेलियर की ना। अब एक ये बात रही। अब दूसरी बात रही कि देखिए सत्यपाल मलिक साहब के स्टेटमेंट्स, सत्यपाल मलिक साहब ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दिया था कि इंटेलिजेंस फेलियर था, ठीक है ना। मैं इसके बारे में एक एज एनालिस्ट में ये बात कहूँगा कि डेफिनेटली एक इंटेलिजेंस फेलियर हमारी तरफ, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहता कि देखिए इंटेलिजेंस फेलियर हर जगह होता है, अमेरिका भी उसको सितंबर 11 को नहीं रोक पाई, ठीक है ना। बड़े बड़े मैटर्स के अंदर आप असैसिनेशन नहीं रोक पाते हैं, वो हर एक की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो हर जगह वो चीज़ होती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास भी कोई ऐसा फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है कि हर चीज़ को एक्यूरेटली वो कर सके। लेकिन अभी हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अभी जैसे अक्टूबर 7 का जो इजराइल में अटैक हुआ, तो इजराइलीज ने एक्सेप्ट किया कि हम उनका इंटेलिजेंस फेलियर था। हमें भी ये स्वीकार करना चाहिए, हमारे जो अपैरेटस है इंटेलिजेंस का, कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था और क्या क्या सुधार करना है, उस पर हम इसके बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बात करूँ सत्यपाल मलिक साहब के स्टेटमेंट्स। सत्यपाल मलिक साहब के उस वक्त के जो स्टेटमेंट्स थे उसमें डेफिनेटली एक सच्चाई थी, और उनका बड़ा उस वक्त बड़ा उनका रवैया जो था स्तर से, उनके स्टेटमेंट्स आप तब के देखे तो उन्होंने इस स्टेप को सपोर्ट किया था। उन्होंने राहुल गांधी के लिए तो यहाँ तक कहा था कि इज़ अ पॉलिटिकल जुवेनाइल। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में उनके स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं वो कम्प्लीटली ऐसा लगता है जैसे कि यू टर्न है ना। वो बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स हैं। देखिए जो अभी आ रहे हैं, अभी जो आ रहे हैं, मैं तो उनके साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो बहुत ही एक काबिल और बहुत पढ़े लिखे और बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है और बहुत ईमानदार व्यक्ति है ना। और उनकी एक विजन है, उनका एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, और उस वक्त जो है ना उन्होंने बड़ा PM मोदी के साथ उन काम करते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए, इसमें बड़ा एक उनका एक रोल भी रहा है। जो नैरेटिव उन्होंने कश्मीर में चलाया, जैसे उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर ये आतंकवादी भाई, हमारे जवान पुलिस वाले गरीब हैं, उनको मारना छोड़ करके यहाँ के जो बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सजा दें,
क्योंकि गरीब पुलिस वाले तो आप ही के जैसे हैं, गरीब लोग हैं, आपका पैसा तो इन बड़े नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने खाया है। तो उस तरह की जो बातें जो थी सारी, उसका पब्लिक के अंदर बड़ा एक असर हुआ। लोगों को लगा कि नहीं, दिल्ली ने एक ऐसा आदमी भेजा है गवर्नर बना के जो हमारा हमदर्द है और ये वाकई में मिलिटेंसी को ख़त्म करना चाहता है। अब उस वक्त तक ये बातें ईमानदारी की थी। अब बाद में इनके सरकार से क्या मतभेद हुए क्या नहीं हुए वो तो खैर ये जाने क्या, लेकिन कुछ न कुछ तो बातें रही होंगी और ताली एक हाथ से नहीं बजती ताली, कुछ गलती शायद इनकी होगी तो कुछ इनकी भी होगी। लेकिन इनको ये नहीं करना चाहिए था कि इनके जो स्टेटमेंट जो थे ना उस समय के, उससे पूरी तरह यू टर्न ले लें, क्योंकि उसमें क्या इनकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब हुई। वो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स थे। अगर आप अब ये कहते हैं कि नहीं साहब मुझे तो 370 का पता ही नहीं था, हटाना गलत था, तो ये फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए कि आपकी एक खास राजनीतिक इन विचारधारा से या बीजेपी से आपकी नहीं बनती तो आप दूसरा कैंप ज्वाइन कर लें, वो बात मुझे लगता नहीं कि उसकी कोई ज़रूरत है सत्यपाल मलिक साहब को। उसको ये करने का मतलब नहीं था, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश पॉलिटिकल करियर था और बड़ी एक क्रेडिबिलिटी उनकी थी। आज भी कश्मीर में उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, है ना। वो एक अगर हाँ उनकी सरकार से उनकी कोई किसी बात को लेकर असहमति है, कोई नाराज़गी है, तो वो इनको क्रिटिसाइज़ करें ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर कि साहब आपकी ये बात है, आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या उसके ऊपर। लेकिन क्रिटिसिज्म देखिए जब तक ऑनेस्ट होता है ना तब तक तो लोग उस पर यकीन करते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता है तो फिर क्या आपकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाते हैं। और उनका तो एक्चुअली अब आई थिंक उनका पॉलिटिकल करियर तो एक हो चुका है, ठीक है। वो जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अब उनका कोई उस तरह का एम्बिशंस नहीं है कि उनको कोई प्रधानमंत्री बनना है या मंत्री बनना है। तो अब वो लग्जरी उनके पास थी या है कि वो एक साफ सच्ची बात ईमानदारी के साथ कह सकें। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी की जो स्थिति है उसमें इंडिया में जो टेररिज्म है, जो हमें कभी कश्मीर में अभी भी नज़र आता रहता है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इस वक्त में आप क्या देख रहे हैं भविष्य कि ये स्थितियाँ क्या ठीक हो सकती हैं, कितना टाइम लगेगा, अभी क्या देखते हैं आप? देखिए ये तो स्थितियाँ बढ़ेंगी, बिकॉज अभी तो जो है अब टेररिज्म एक अलग ही डायमेंशन पर जा रहा है। लोग अक्सर एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, टेररिज्म। मैंने टेररिज्म के ऊपर 3 किताबें लिखी हैं और मैंने इस पर बड़ी ग्रासरूट्स लेवल पर रिसर्च की है। मैं ये मानता हूँ कि जब भी हम एक और टेररिज्म भी अलग अलग तरह से होते हैं, ठीक है। जब हम इस्लामिज़म में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, एक है इस्लामिक, एक है इस्लामिस्ट। इस्लामिक में आप सिर्फ रिलीजन की बात करते हैं कि भाई व्यक्ति कोई अपना 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अपना रहता है सबके बीच में सर से, और जो भी उससे किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वो एक सबका अपना राइट है इधर से, और वो हमारे कंट्री के अंदर शुरू से एक साथ में रहे हिंदू मुसलमान, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस्लामिस्ट वो दृष्टिकोण है जब आप उसके साथ पॉलिटिकल एम्बिशंस जोड़ देते हैं, है ना। इट्स सेम लाइक हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। नहीं, वो भी एक अलग डिफरेंस है। वो एक अलग, मतलब उसको हम कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो उस पर मैं अलग से कभी बात कर सकते हैं ना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस तो इंडिया में बने ही, सिमी बना था, इंडियन मुजाहिदीन बना था, जो कि कश्मीर के नहीं थे, वो दूसरे पार्ट्स के थे इंडिया के। वहाँ पर पीएफआई केरला में ऑपरेट कर रही है, पीएफआई राजस्थान में ऑपरेट कर रही है। आईसिस के रिक्रूटर्स आपको राजस्थान में मिले हैं, यूपी में मिले हैं, पूना में मिले। कश्मीर से कोई आईसिस ज्वाइन करने नहीं गया है, केरला से आईसिस ज्वाइन करने गए। तो पूरे देश में हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि रेडिकलाइजेशन फैल रहा है। रास्ता तो देखिए हमें इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। अभी जिस तरह का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर स्ट्रक्चर है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो देखिए जिस तरह से हम लोग पुलिस का रिक्रूटमेंट करते हैं, जिनको इंटरेस्ट, कोई आदमी एक एग्ज़ाम देता है सिविल सर्विसेज का, अब कोई जो है जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, अपना कोई इंजीनियरिंग करके बहुत थ्योरेटिकल आदमी है, फिज़िक आपकी हलवाई जैसी हो रखी है, बंदूक को देख के डर लगता है जिसको, आप एक बार मैगज़ीन लोड करते हैं उसमें अपनी उंगली काट लेते हैं। इस तरह के लोग जो बिना इंटरेस्ट के अगर आप उनको पुलिस में ले लेंगे तो फिर, और लेने के बाद भी जो है आपके पास कोई उसकी परफॉर्मेंस चेक करने का तो कोई है नहीं सिस्टम, ठीक है। एक बार जो आ गया आईपीएस के अंदर वो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, चाहे वो कितनी भी गलती करे, आप उसको कोई सस्पेंड नहीं करेंगे, ये नहीं करे, तो उस सब से तो काम चलेगा नहीं। आपको बहुत ही एक मल्टी डायमेंशनल टैलेंट वाले लोग लेने पड़ेंगे और इंटेलिजेंस का एक सेपरेट कैडर क्रिएट करिए। देखिए जो आदमी, मैं आपको सबसे बड़ा एक फंडामेंटल फ्लॉ बताता हूँ हमारे यहाँ पर क्या होता है। जो आज डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ऑफिसर है, सपोज़ कहीं एसपी है, वो कल को रॉ या आईबी में डेपुटेशन पर चला जाता है। आज आप देखेंगे जितने जो लगे हुए हैं जिले के नए नए एसपी कलेक्टर वगैरह, सब इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी शानदार रील्स बना करके डाल रहे हैं, ठीक है। आधी मीडिया की खबरें ही वो होती हैं कि
देश की 10 सबसे सुंदर आईपीएस अधिकारी कौन कौन से हैं, सबसे हैंडसम खबरें ही वो होती हैं। आप अपने आप को इतना एक्सपोज कर चुके हैं, कल को आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में जाएंगे, आप पब्लिक में जा सकते हैं क्या बताइए? आप किसी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में काम कर सकते हैं क्या? आपको सब जानते हैं। सिंपल लॉ एंड ऑर्डर एक डिफरेंट चीज़ है, इंटेलिजेंस का काम एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो चैलेंज बढ़ने वाला है, उसका हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें जो है हमारा जो इंटेलिजेंस कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, आप जो है ना, आप एक लोकतांत्रिक कंट्री हैं, आप हर चीज़ को जा करके अपनी पुलिस के थ्रू ऑफिशियली गोली नहीं चलवा सकते किसी के ऊपर। जैसे अमेरिका वेस्ट में भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, आधों के आपको सबूत ही नहीं मिलेंगे। सपोज कोई टेरर फंडिंग के अंदर आपको पता है ये दुनिया भर की पैसे का हेरफेर कर रहा है, सपोज आपने किसी को कैश के साथ पकड़ लिया, आप क्या केस चलाएंगे? कैश मिला, किसी के पास 5 लाख रुपए मिला, कैश मिला, ये चलाएंगे? इससे तो कोई क्राइम है नहीं, साल 6 महीने में छूट के आ जाएगा वो। यूएपीए के अंदर मैक्सिमम आप उसको 180 दिन तक बंद करके रख सकते हैं, फिर आ जाएगा, और आपको पता है कि ये मेन कोऑर्डिनेटर है। तो उसका इलाज वही है। लोकतांत्रिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप है ना, ऑफिशियली आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक जो डार्क वर्ल्ड जो होता है, 99% चीज़ें आप अनऑफिशियली कर सकते हैं, और वो काम इंटेलिजेंस एजेंसीज कर सकती हैं। उसके लिए हमें इजराइल से, कई सारे जो चाइना कैसे काम करता है, रशिया कैसे काम करता है, वो सारे मॉडल ऑपरेंडी और वो सारी की सारी चीज़ें हमें रेप्लिकेट करनी पड़ेंगी। जैसे सपोज कोई टेरर फंडिंग का कोई मॉड्यूल चला रहा है, आपको कोवर्ट तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, वो एजेंसीज कर सकती हैं। और वो काम कब करेंगी एजेंसीज? जब आप उस तरह के डेडिकेटेड पैशनेट लोग आप एजेंसीज में लेकर के आएंगे। उसके लिए वो एक अलग जो, वो देखिए वो काम अलग तरह का काम है, उसमें से वो 9 से 5 की नौकरी माइंडसेट वाला आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए एक अलग किस्म का एक साहस चाहिए, नॉलेज चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। तो आपको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। फिर आपको दूसरा तरीका है इसका सोल्यूशन की, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि पीएफआई है, जमात है, देखिए सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से कोऑर्डिनेट होती हैं। तो आप अगर आप लिक्विडेट कर देंगे ना इन ऑर्गेनाइजेशंस को, पैसे से, कैडर से, लॉजिस्टिक्स से, तो फिर जो है आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। जो आम आदमी जो है ना, वो उसको कोई लीडरशिप मिलेगी नहीं, और फिर जो वो इनके साथ अटैच होगा नहीं। तो ऐसे कई सारे रास्ते हैं। इसके तो पूरा एक मतलब एक है ना, एक सेपरेट चैप्टर है। फिर आपको एक नैरेटिव आपको वॉर लॉन्च करना पड़ेगा कि भाई कुरान ये नहीं कहती, इस्लाम ये नहीं कहता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, जिहाद का जो डॉक्ट्रिन है, साफ रिलीजियसली ये चीज़ है कि उसको सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट ही कर सकता है, क्या ना, उसको नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट एक्ट जो है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई राइट नहीं है जिहाद लॉन्च करने का। ये कुरान कहता है, हाँ, रिलीजियसली। तो उसके नैरेटिव और भी आपको करना पड़ेगा। तो आपको हर फ्रंट पर काम करना, एजुकेशन, फिर आप जो है मदरसों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा क्या हो रहा है, आपका ह्यूमन नेटवर्क मजबूत करना पड़ेगा। सारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर आपके अपने लोग होने चाहिए, उनके जो आपके जो व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ हैं, जो सीक्रेट उनके अंदर आपके मेंबर्स होने चाहिए। तो ये तो एक बहुत मेहनत मांगता है, मतलब जो है ना, चौतरफा काम मांगता है। और आप यहाँ पर फिर इस तरह से नहीं हो सकता कि आप उसको ऐसी सिस्टम से चलाएं कि आप जिन लोगों को सेलेक्ट करके आ रहे हैं पुलिस में या वो सिर्फ अपना दफ्तर में ऐसी कमरों में बैठे रहें, नीचे हमें काम करना ही नहीं है। तो और फिर ये कि आपको अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी पड़ेगी। आप जिनको सेलेक्ट करके लेकर के आ रहे हैं, सर से कंसर्न इंटेलिजेंस में, पुलिस के अंदर सीनियर, मैं आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूँ, अगर सपोज कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज पुलवामा हुआ या IC-814 हाईजैक हुआ, तो आप जो है एटलीस्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि इनकी गलती की वजह से ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, यू हैव टू पनिश देम। उनको जो है ना, उनकी सर्विस टू टर्मिनेट करिए। जब तक आप ये नहीं, तो अदरवाइज क्या इंसेंटिव है आप बताइए उनके पास काम करने का। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ जो है, जो खिलवाड़ इस तरह के होते हैं, तो उसमें वन हैज़ टू बी वेरी रूथलेस। और दूसरा ये कि भाई जैसे ये जो किताब है जो जैश वाली, इससे पहले जो मैंने लिखी, इस तरह की बुक्स जो हैं वो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनके लिए मस्ट रीड होनी चाहिए। क्योंकि इससे उनको ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करते हैं, इनकी पूरे माइंडसेट का पता चलेगा। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सकता है कि भाई इन लोगों का एक कहते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस का लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो आप सोशल लेवल पर डिफेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पर आप डिफेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और आप एक पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये है इनसाइड द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ जैश-ए-मोहम्मद। इसमें काफ़ी सारी बातचीत तो हमने कर ली है, बट काफ़ी सारी ऐसी बातचीत है जो हम नहीं कर पाए, बिकॉज
एक बहुत ही गहरा मुद्दा है ये, और थैंक्स फॉर कमिंग, और बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।